सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, हम लोग इन दिनों अज्ञेय जी पर केंद्रित एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं और यह इस एकाग्र की 18वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, जाने माने आलोचक और अनुवादक हरीश त्रिवेदी जी अपनी गहन और व्यापक अध्ययनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। उनकी अंतर्दृष्टि रचना के मर्म तक भली भांति पहुंचती है। किसी रचनाकार की परतदार तहों में प्रवेश कर उसे ठीक ठीक जानने समझने की उनकी हरदम कोशिश होती है। यह कोशिश बहुधा निरपेक्ष और बेपरवाह होती है, चोटीली और व्यंजनापूर्ण भी। संस्मरण हो या आलोचना, दोनों में ही इनका गद्य इनके इस स्पष्ट और बेबाक अंदाज की गवाही देता है। देश विदेश के कई महत्वपूर्ण संस्थानों में लंबे समय तक अध्यापन कार्य से जुड़े प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समान रूप से अधिकार रखते हैं और दोनों ही भाषाओं में लिखते हैं। अज्ञेय जी के साथ इनका संबंध कुछ एक वर्षों का रहा। उसमें इन्होंने जिस तरह से अज्ञेय को जाना और समझा वह महत्वपूर्ण है। लेकिन यह जो मैं कुछ एक वर्षों की बात कर रहा हूं, इसके पीछे का रहस्य यह है कि हरीश जी अपने विद्यार्थी दिनों में इलाहाबाद में उनका वक्तव्य सुनते हैं और उनका युवक मन कहीं न कहीं तब से ही उनके प्रति आकृष्ट होता है। और वर्षों बाद जब वे दिल्ली आते हैं और फिर अज्ञेय जी से मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है, तब फिर वे कैसे उनके प्रभाव में आते चले जाते हैं, उनकी शख्सियत को गहरे जानते समझते हैं, इन सब पर आज चर्चा होगी। यह वक्तव्य आलोचनात्मक और संस्मरणात्मक दोनों ही होगा। एक लेखक लिखते हुए क्रमशः किस तरह अपना विकास करता है, कहां स्वयं को दोहराने भी लगता है, कहां वह चूकने लगता है, इन सब पर भी बेबाक राय हम जानेंगे हरीश जी से। तो आइए मित्रों, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे अपना वक्तव्य आरंभ करें। आदरणीय प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी जी, स्वागत। अर्पण जी, बहुत धन्यवाद आपको। आपका ये जो आपकी जो लगन है और आपका जो अध्यवसाय है, जिससे आप इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर करते रहते हैं एक से एक अच्छे विषयों पर, उससे मैं जुड़ रहा हूँ। आप तो बहुत दिन से कह रहे हैं और विषयों के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन आज मैं जुड़ रहा हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैंने देखे भी हैं कुछ अन्य कार्यक्रम आपके, और वो कभी भी देखे जा सकते हैं। तो वो एक ऐसा भंडार बन रहे हैं ज्ञान का, वार्तालाप का, संस्मरण का, वाद विवाद का भी कुछ अर्थों में, जो मुझे लगता है बहुमूल्य है और बाद में उसका मूल्य और बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ आके। आपने मुझसे पूछा था कि इसका शीर्षक क्या रखें, मेरा केंद्र बिंदु क्या होगा, तो मैंने ही सुझाया कि बहुमुखी सर्जक हो सकता है। लेकिन उसके बाद मैं सोचता रहा, मैं आपके लिए एक अज्ञेय सप्तक लेके आया हूँ। और अज्ञेय सप्तक का अर्थ कि अज्ञेय पर विचार करने में मैं 7 बिंदुओं को छूऊंगा। अगर मैं उनका ढंग से पल्लवन न भी कर सका,
तो 7 अलग-अलग बिंदु हैं जिनकी ओर मैं श्रोताओं का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, और बिना उसमें ज़्यादा सस्पेंस बनाए कि कौन से 7 हैं, मैं सातों एक बार कह देता हूँ। जी उसके बाद उनका धीरे-धीरे पल्लवन करूँगा। एक तो है संस्मरण, जितना मैंने जाना उनको उसके बारे में थोड़ा कुछ कहूँगा। दूसरा भाग जो सबसे बड़ा होगा शायद, वो जी होगा उनके सर्जक के रूप का, और वो सर्जन अवश्य ही बहुमुखी है। कितनी बहुमुखी है उनकी सर्जनात्मक उपलब्धि, इसके बारे में कुछ कहूँगा। और उसकी किससे तुलना की जा सकती है देश में या विदेश में, इसके बारे में भी कुछ कहूँगा। तीसरा है कि उसके साथ-साथ उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था, बहुमुखी नहीं था, व्यक्तित्व बहुमुखी नहीं था, वो मुखर नहीं थे। सर्जक के रूप में बहुमुखी थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में अनेक आयाम थे। उनमें से कुछ का उल्लेख करूँगा। चौथा बिंदु ये हुआ कि उनके चित्रण में, उनकी अनुभूति में 2 प्रकार की चीज़ें विशेष आती हैं, और उसमें एक है उनका प्रकृति प्रेम, और एक है उनका मानवता से प्रेम, और मानवता के अनेक रूपों से, प्रकारों से। एक है उनका जिसे लव लाइफ कहते हैं, प्रेम जीवन, उसके बारे में भी हिंदी में चर्चा होती ही रही है। उसके बारे में भी थोड़ा ही कुछ कहूँगा मर्यादा के भीतर ही। पांचवा बिंदु में अज्ञेय का जो समाज था, अज्ञेय जिनको जानते थे, अज्ञेय के जो आत्मीय जन थे, उनके बारे में कुछ कहूँगा। और उसके बाद साथ ही साथ उनकी एकांत प्रियता भी प्रसिद्ध है। वो एकांत किस प्रकार का था, वो क्यों एकांत भी चाहते थे, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ। और अंत में अज्ञेय जी को बहुत मान सम्मान मिला, उसके साथ ही उनका विरोध भी हुआ हिंदी जगत में। तो उस विरोध के बारे में मैं कुछ कहूँगा कि उसका आधार क्या है, और किन लोगों द्वारा हुआ विशेषकर, और वो कितना सार्थक है और कितना नहीं, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात संस्मरण, जैसा आपने कहा, मैं 1964 में मैं 17 वर्ष का था। मैं बीए पार्ट 2 का विद्यार्थी था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो वहाँ पहली निराला व्याख्यान माला हुई, उसी साल स्थापित हुई थी, और पहले वक्ता जो बुलाए गए वो अज्ञेय जी थे। हमारी जो यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग थी वो आर्ट्स फैकल्टी थी। थोड़ी दूर पर जो मूल बिल्डिंग थी जो पहले बनी थी, वो साइंस फैकल्टी को दे दी गई थी तब तक। वहां पर लेकिन एक बड़ा भारी हॉल था, जो हमारी मेन बिल्डिंग में जो बाद में बनी उसमें उसका कोई सानी नहीं था। तो उसका नाम था विजयनगरम हॉल। बहुत कम आयोजन वहां होते थे, बड़ी मुश्किल से शायद अनुमति मिलती रही होगी। वहां वो भाषण माला हुई। अज्ञेय जी ने 3 भाषण दिए, 3 दिनों में या 4 दिनों में। तो उसमें हम लोग गए, खचाखच भरा था वो विजय, इतना भव्य हॉल मेरा ख्याल है उत्तर भारत में बहुत कम जगहों में पाया जाएगा। तो वहां पर अज्ञेय जी के दर्शन करने, उनको सुनने हम लोग गए। पूरा हॉल भरा हुआ क्या था, कचाकच था। उसमें हम लोगों ने उनको सुना। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन भीड़ कम नहीं हुई कदापि। उसका जो प्रभाव पड़ा, वो तब हम लोग, खैर ठीक है, ऐसी आयु भी थी कि प्रभाव पड़ता था, और ठीक है, थोड़ा आसानी से शायद पड़ता था। अब इस उम्र में मुश्किल से पड़ेगा किसी का भी प्रभाव, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन तब भी ये सब सोचते हुए भी, और हम लोग अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तब तो इलाहाबाद की प्रतिष्ठा कुछ और ही थी। लेकिन पहली बात ये लगी कि हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी लोग हैं, अध्यापक भी हैं, वाइस चांसलर भी हैं, कुछ पहले भी हुए हैं, कुछ अब भी हैं, जिनको भी हम जानते हैं, उन सबसे अधिक भव्य और प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व है अज्ञेय जी का। सभी विषय के सभी लोगों को मिलाकर
जिनको भी हम जानते थे, सबको तो नहीं जानते थे, लेकिन जिनको भी जानते थे, ये अलग ही तरह का व्यक्तित्व था और अलग ही तरह की विद्वत्ता थी, अलग ही तरह की शक्ति थी उनमें, सामर्थ्य थी अपनी बात कहने की, एक सक्षमता थी भाषा की जो बहुत कम पाई गई। हमने बाद में भी बहुत ही कम लोगों में पाई। वो हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी बहुत ही कम लोगों में उस तरह का भाषा का प्रयोग दिखा। खैर हम लोग निकले, एक और छात्र मेरे साथ था, तो हम लोग निकले भाषण के बाद, कुछ प्रश्न भी हुए और हम लोग काफी देर चुपचाप चलते रहे। हम लोग, ये मैंने अपने संस्मरण में नहीं लिखा है, आपको पता होगा कि जब उनकी जन्म शताब्दी हुई तो अपने अपने गे नाम से ओम थानवी ने 2 भागों में संस्मरण की पुस्तक छापी, काफी मोटी। इसमें कुल मिलाकर दोनों खंडों में मिलाकर 104 लोगों ने अपने संस्मरण लिखे हैं और अगर थानवी जी और लोगों से भी कहते तो 100-200 लिखने वाले अवश्य ही और निकाल आते। पता नहीं ये पुस्तक आपको किसी ने दिखाई पहले के वक्ताओं ने, लेकिन एक बात मैं अवश्य दिखाना चाहूंगा कि इसमें शुरू में ही, मुख्य पृष्ठ के पहले ही, ये अज्ञेय के चित्र हैं, बाल्यावस्था से लेकर, ओ इधर लाने से होगा, हाँ, और वृद्धावस्था तक। तो ये जो, और उसमें शुरू में ही उनकी हस्तलिपि है, ये बड़ी भव्य छपी है ये पुस्तक। मेरा भी संस्मरण इसमें है और वहीं से शुरू होता है जो मैं प्रसंग बता रहा हूं। तो हम लोग आए, साइकिल से आए थे, जैसा हम लोग आते ही जाते थे तब, लेकिन कुछ ऐसा भावात्मक प्रभाव पड़ा कि हम लोग न उस भाषण के बारे में कुछ कह पाए, न अज्ञेय जी के बारे में कुछ कह पाए, न ही साइकिल पे चढ़ पाए। पैदल ही साइकिल लिए लिए हम लोग 1-2 किलोमीटर चले गए, शांत, प्रभाव से ग्रस्त। और फिर धीरे धीरे कुछ बात शुरू हुई। मेरे मित्र ने कहा ये देवतुल्य व्यक्तित्व है। मैं शायद न कहता इस प्रकार से, लेकिन उनका वाक्य मुझे अब भी याद आता है और ये भावना बहुत लोगों में पैदा होती थी अज्ञेय जी को देखकर, उनको सुनकर। वो सामान्य व्यक्ति से बहुत बड़े थे, दिखते भी बड़े थे, बोलते भी उसी प्रकार थे और लिखते जो थे वो तो हम सब लोगों के सामने है। उसके बाद जैसा मैंने अपने संस्मरण में लिखा है, 1978-79 से लेकर 83-84 तक, इन वर्षों में मेरे एक मित्र हैं इलाहाबाद के ही, पहले सहपाठी थे, फिर वो अध्यापक हो गए, फिर मैं भी अध्यापक हो गया वहीं विश्वविद्यालय में, तो उनसे लंबा साथ है, अब भी मेरे परम मित्रों में से हैं। मानस मुकुल दास, वो भी अंग्रेजी पढ़ते पढ़ाते थे, वो भी आएंगे, अभी अर्पण जी आपने बताया वो भी श्रृंखला में आएंगे। तो मानस मुकुल दास ने दिल्ली तो आते ही रहते थे, वो अज्ञेय जी के बहुत ही प्रिय थे। अज्ञेय जी का जो स्नेह भाव उनके प्रति था, स्नेह वत्सलता उनके प्रति थी, वो शायद ही किसी और के प्रति रही हो। तो वो जब दिल्ली आने लगे तो उन्होंने मुझसे भी संपर्क किया, मानस ने, और फिर ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग लगातार, अज्ञेय जी जहाँ रहते थे केवेंटर्स ईस्ट में, सरदार पटेल मार्ग के शुरू में ही, जहाँ वो 11 मूर्तियां हैं, उसके पास ही उनका घर था। बहुत ही सुंदर बड़ा भव्य घर था, पुराना कॉलोनियल स्टाइल का, लुटियन स्टाइल का, जहाँ वो इला जी के साथ रहते थे। वहाँ मेरा बहुत आना जाना हुआ और उस माध्यम से जो, जैसा मैंने लिखा है, अज्ञेय जी का जो स्नेह भाव था मानस के प्रति, वही छलक कर मेरी ओर भी आया और ये मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है। उनसे मैं अलग से मिलता तो वो बात ही न होती। तो उन्होंने मानस के मित्र की तरह शुरू से ही मुझसे व्यवहार किया और वही स्नेह तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन्हीं के माध्यम से मैं स्नेह पात्र बना उनका। तरह तरह की साहित्यिक बातें भी हुई जो मैंने लिखी हैं उसमें, कुछ प्रश्न मैंने उनसे पूछे,
कुछ बेवकूफ़ी के थे, कुछ इतनी बेवकूफ़ी के नहीं थे। कुछ और प्रश्न अब मन होता है, जब मैं लिख रहा था संस्मरण तब भी था कि पूछें उनसे। जैसे मैंने उनसे पूछा कि एक अज्ञेय जी पर पुस्तक थी, अज्ञेय की काव्य तितीर्षा। मुझे लगा इसका शीर्षक कुछ अटपटा है, तो मैंने अज्ञेय जी से कहा आपको कैसा लगता है शीर्षक? तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा है, ठीक है। और उन्होंने कहा मुझे तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है। फिर मैंने बाद में ध्यान से उनकी कविताएं फिर पढ़ी, तो मैंने पाया कि वो स्वयं तितीर्षा शब्द का प्रयोग एकाधिक बार कर चुके हैं और उसके पूरे अर्थ में उनकी आस्था है कि काव्य तितीर्षा मतलब काव्य के माध्यम से आप पार होकर कहीं और पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें उनसे हुई। उन्होंने जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया था बहुत पहले 40 के दशक में। तो मैंने उनसे पूछा कि एक अध्याय आपने तो बिल्कुल छोड़ ही दिया, उसके बारे में कुछ बात हुई? वो बोले वो इंग्लिश में ठीक से आता नहीं, वो अंग्रेजी में कहा उन्होंने, मैं अब भूल रहा हूँ वाक्य, मैं देखूंगा नहीं, ठीक है पढ़ सकते हैं उसको। शायद उन्होंने इस तरह कुछ कहा कि इट वुडंट हैव गॉन वेल इन इंग्लिश। तो मुझे एक प्रश्न और पूछना चाहिए था कि क्यों, इसका क्या कारण था? लेकिन अज्ञेय जी से इस प्रकार के प्रश्न पूछने की धृष्टता बाद में भी मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, तो मैं क्या करता, जितना उन्होंने बताया वो मैं सुनता रहा। एक और प्रसंग था उसमें, उन्होंने मुझे बताया एक बार, वो भी संस्मरणात्मक मुद्रा में थे शायद, उन्होंने मुझे बताया कि उनको एक बड़ा भारी पुरस्कार मिला शेखर के लिए, शायद मंगला प्रसाद पारितोषिक था, जो तब सबसे बड़ा पुरस्कार था हिंदी जगत में। तो जो उसमें एक कमेंडेशन होता है, संस्तुति होती है पुरस्कार के साथ, जिसे पढ़कर वो पुरस्कार दिया जाता है, उसमें अज्ञेय जी के अनेक गुणों की प्रशंसा थी जो शेखर पढ़ने से विदित होते हैं, और उनमें एक गुण था उनका पांडित्य। ये अज्ञेय जी को तब भी बुरा लगा था, और जब मेरी बात हो रही थी 40 साल बाद शेखर के छपने के, तो तब भी उनको खटक रहा था। उन्होंने कहा सर्जक का पांडित्य भला प्रशंसनीय होता है, अगर है भी, उसको उसके लिए कोई और शब्द होगा, उसका कोई और प्रभाव पड़ता होगा। पांडित्य तो आलोचकों का होता है, विद्वानों का होता है, सर्जकों का नहीं होता। तो इस प्रकार उनसे तरह तरह की बातें हुई। कुछ मैं भूल गया था संस्मरण लिखने तक भी, अच्छा हुआ कुछ लिख लिया। तो इस प्रकार के प्रसंग थे उनको जानने के। अंतरंगता तो उनकी शायद बहुत ही कम लोगों से थी, मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं थी। इस अर्थ में स्नेह इस अर्थ में था कि मैं छोटा था, मानस भी मतलब दूसरी ही पीढ़ी के थे, मानस मेरी उम्र के ही हैं, मुझसे 4-5 साल बड़े होंगे। तो उस प्रकार का स्नेह मिला उनसे, और उन्होंने हमारी बात सुनी बीच बीच में, हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, यही बड़ी भारी बात है। उनकी जो उनका जो सृजन है, जो बहुमुखी सर्जक की बात मैंने की, उसमें मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने कितनी विधाओं में रचना की। बड़े लेखक की पहचान ये नहीं होती कि कितनी विधाओं में वो रचना कर रहा है, क्योंकि अगर वो केवल कविता ही लिखे तब भी महान लेखक हो सकता है, महानतम की श्रेणी में आ सकता है। अनेक विधाओं में लिखना अपने आप में गुण नहीं है, लेकिन अगर वो महान कवि है और महान उपन्यासकार भी है, तब तो उसकी महानता दुगनी हो ही जाती है। तो अज्ञेय के बारे में पहली बात यही कहनी है, स्मरण दिलाना है सबको कि न केवल वो बड़े भारी कवि थे, हिंदी के श्रेष्ठतम कवियों में थे आधुनिक काल में। तो मेरा विचार है उनकी टक्कर का शायद ही एक आध मिले तो मिले, बाकी कोई नहीं है। और हिंदी के कवि भी ये मानते रहे हैं। आप कुंवर नारायण जी से पूछते, आप रघुवीर सहाय जी से पूछते, केदारनाथ सिंह जी से पूछते, अब जो हैं उनसे आप पूछिए, सर्वसम्मति से आप यही पाएंगे
कि अज्ञेय हमारे महानतम कवियों में हैं, विशेषतः आधुनिक युग के। इसी तरह वो महानतम उपन्यासकारों में भी हैं। बार बार उपन्यासों की तो लोकप्रियता सबको विदित है। तो पत्रिकाओं में इंडिया टुडे का एक दिवाली विशेषांक आया था बहुत साल पहले। उसमें भी बड़े बड़े आलोचकों से पूछा गया था कि हिंदी के 10 सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन से हैं। और जब भी ये सवाल पूछा जाता है, उसके बाद भी पूछा जाता रहा है, तो गोदान के बाद जो उपन्यास आते हैं उनमें शेखर या तो दूसरे नंबर पर होता है या तीसरे नंबर पर होता है। तो इतना महान उपन्यासकार, और नदी के द्वीप भी कम नहीं है। कई लोगों को वो इतना विशिष्ट उपन्यास है कि उनका तीसरा उपन्यास वो भी बहुत प्रिय है, अपने अपने अजनबी। इसीलिए जो संस्मरणों की दो खंडों में जो संस्मरण छपे, उसका शीर्षक थानवी जी ने दिया अपने अपने अज्ञेय, जो बहुत ही उपयुक्त था। तो तीनों उपन्यास उनके हिंदी के श्रेष्ठतम उपन्यासों में से हैं, विशेषतः पहले दो। नदी के द्वीप की जो भावभूमि है और जो उसकी योजना है, शिल्प है, चार अलग अलग पात्र अपनी अपनी तरह से कहते हैं वही कहानी, उसके अलग अलग अंग, और चारों का व्यक्तित्व अलग अलग है, दो महिलाएं दो पुरुष। उसका निर्वाह करना बहुत मुश्किल काम था। और शेखर तो खैर अद्वितीय है। शेखर जैसा उपन्यास, देखिए शेखर की महानता एक ये है कि गोदान छपा 1936 में और शेखर का पहला भाग छप गया 1941 में। 5 साल के भीतर प्रेमचंद ने स्वयं हंस में अज्ञेय की प्रारंभिक कहानियां कुछ छापी थी जब वो जेल में थे, और जेल में ज्ञानेंद्र भी थे। तो वो जब ज्ञानेंद्र छूट गए पहले, तो कुछ कहानियां लेते आए अज्ञेय की चोरी छुपे, और वो उन्होंने प्रेमचंद को भेजी। तो प्रेमचंद ने कहा कि कहानियां, इनका लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्र ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो अज्ञेय नाम से ही छापते हैं। अज्ञेय जी को स्वयं ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो वो इस प्रकार के रहस्यात्मक नाम उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे, खासकर अपने लिए। बेकार का रहस्य जो बनाने वाले नाम नहीं, वो गेय थे, सर्वथा गेय थे, अज्ञात नहीं रहना चाहते थे। वो तो जेल की बाध्यता थी, इसलिए खैर वो नाम जो है उनके साथ जुड़ गया तो जुड़ गया। उसके अलावा इनके और उपन्यास हैं। देखिए कविता के बढ़ने के बजाय मैं एक कविता पाठ करना चाहता हूँ। हमारा ख्याल है हिंदी में कई हजार पाठक होंगे जिनको ये कंठस्थ होगी। आधुनिक कविताएं बहुत कम लोगों को कंठस्थ होती हैं, हो ही नहीं सकती। जब से छंद छूट गया तब से बड़ा मुश्किल है कविताओं को याद रखना। ये कविता मेरा ख्याल है कि मेरे साथ कई लोग जो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे वो भी दोहरा सकते हैं। पार्श्वगिरी का नम्र, चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी, ज्यों दर्द की रेखा, विहग शिशु मौन नीड़ों में, मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा, पुनः आऊंगा, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। इसी अंतिम पंक्ति को लेकर अज्ञेय ने यात्रा संस्मरणों की एक पुस्तक भी छापी, उसका शीर्षक ही यही रखा। ये प्रकृति प्रेम, हर्ष और उल्लास और उमंग के साथ साथ दर्द, दर्द की रेखा, कहीं ठिठक जाना और किसी दृश्य को आंख भर देखना और आंख भर न देख पाना, मन न भरना, इसलिए अपने आप को दिलासा देना कि मैं पुनः आऊंगा, जब भी होगा मैं पुनः आऊंगा, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। और यह बताने के लिए
कि ये झूठा दिलासा भी हो सकता है, प्रकृति का एक और पक्ष खुलता है। जैसा पहाड़ों में होता है, सहसा बिजली चमकती है और वो याद दिलाती है कि मानव जीवन की बहुत सी उमंगें, मानव जीवन का उल्लास, मानव जीवन की बहुत सी अभिलाषाएं तो विडंबनापूर्ण है, वो पूरी होती नहीं है। ये सब 6-7 पंक्तियों में, 6-7 छोटी छोटी पंक्तियों में। पार्श्वगिरी का नम्र, लगता है कहाँ हम आ गए, तत्सम, इतना तत्सम किस प्रकार हम झेलेंगे। लेकिन वो पहाड़ों की जो भव्यता है उसको दिखाने के लिए, उसको 2-3 शब्दों में प्रकट कर देने के लिए, पार्श्वगिरी का नम्र, वो तत्सम शब्दावली से ही बात बनेगी, लेकिन तत्सम कविता पूरी नहीं है, क्योंकि दूसरा ही आ जाता है, दूसरी ही पंक्ति में, चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी। यह तो सामान्य भाषा है। इस प्रकार, अब मैं इसकी व्याख्या अधिक नहीं करूंगा, मैं हिंदी का अध्यापक भी नहीं रहा, लेकिन आगे की बहुत सी कविताएं हैं जिनको आप जितना पढ़ेंगे उनकी अर्थ संपदा उतनी ही आपके पास आती चली जाएगी। उपन्यासों में मैं कह रहा था, शेखर तो अद्वितीय है। नदी के द्वीप को कुछ लोग उससे बड़ा मानते हैं, अधिकतर लोग थोड़ा कम ही मानते हैं, लेकिन उसकी शिल्प योजना ही नहीं है वो हिंदी का पहला इस तरह का मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ज्ञानेंद्र ने भी लिखे हैं उसके पहले, जिसमें एक आदमी के मनोभाव दूसरे आदमी या दूसरी औरत के मनोभावों से भिन्न दिखाए गए हैं, लेकिन बारी बारी उनमें संघर्ष नहीं है, थोड़ा बहुत बीच में बहस भी है, ऐसा नहीं है। और नदी के द्वीप नाम की उनकी कविता भी है जो उनकी महानतम कविताओं में है। सागर मुद्रा की कविताएं बहुत सुंदर हैं। उपन्यासों में उन्होंने तीसरा उपन्यास उनका छोटा ही है, कलेबर में, और उसके बाद उन्होंने और कम से कम 2 और उपन्यास उठाए जो उन्होंने पूरे नहीं किए, लेकिन उनसे कुछ दिशा संकेत मिलता है कि बाद के दशकों में वो किस प्रकार का लिखने की सोच रहे थे। छाया मेखल जैसे एक उपन्यास है, जब अज्ञेय जी चले गए तब इलाजी ने ये छापे, जैसे भी थे अपूर्ण थे, उनको अंतिम प्रारूप भी नहीं बना पाए अज्ञेय, लेकिन जैसा भी था, लोगों की रुचि थी, जिज्ञासा थी, तो उन्होंने छापे। सबसे बड़ी बात, हिंदी का जो रहस्य है, सचमुच हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रहस्य वो ये है कि शेखर का तीसरा भाग कहाँ गया और वो क्यों नहीं छप रहा है। लिख तो गए थे अज्ञेय, उन्होंने इतनी बार कहा कि लिख दिया है मैंने, 3-4 प्रारूप भी उसके पूरे हो चुके हैं, तो है कहाँ वो, अब क्या बाध्यता है उसको न छापने की। खैर, तो ये तो कविता और उपन्यास की बात हुई। उन्होंने कहानियां लिखी, 2 खंडों में छपी हैं संपूर्ण कहानियां उनकी, लौटती पगडंडियां। यात्रा वृत्तांत लिखे उन्होंने, केवल अरे आया वर रहेगा याद नहीं, और भी कई यात्रा वृत्तांत लिखे, और अनूठे यात्रा वृत्तांत। हिंदी में उस प्रकार के यात्रा वृत्तांत उनके पहले नहीं थे, उनके बाद भी कम ही लोग वहां तक पहुंच पाए। उन्होंने गद्य लिखा चिंतक के रूप में, और विशेषतः सृजन प्रक्रिया के बारे में। जैसे मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी है, जो डायरी नहीं है, जो सृजन प्रक्रिया के बारे में चिंता है, उसके सरोकारों के बारे का वर्णन है, उनका विश्लेषण है, उसी प्रकार अज्ञेय की अनेक पुस्तकें हैं। अंतरा है, पश्यंती है, भवंती है, ये सब पुस्तकें हैं। तो एक वो भी उनका सबल पक्ष है। उसके अलावा उन्होंने अनुवाद किए, वो जैसा मैंने बताया, जैनेन्द्र का अनुवाद तो उन्होंने किया ही, विदेशी लेखकों के अनुवाद किए। एक लेखक ऐसे भी हैं जिनके उपन्यासों के, कृतियों के अनुवाद बहुत पहले अज्ञेय ने किए, और 2-3 दशक बाद रघुवीर सहाय ने भी किए, समर्थ कवि दोनों। और उसके अलावा वो चिंतक, साहित्य चिंता, आलोचन और अनुवाद, इन दोनों को मिलाकर उन्होंने कुछ बातें पैदा की जो जिनकी ओर अधिक ध्यान नहीं जाता लोगों का। त्रिशंकु में वो निबंध संग्रहित हैं कई,
एक मुझे बहुत प्रिय है, उसका नाम है रूढ़ी और मौलिकता। रूढ़ी और मौलिकता। दूसरी परंपरा की बात होती रहती है हिंदी में, खासकर नामवर जी की पुस्तक के बाद। परंपरा के अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं। एक होती है परिपाटी। अभी मैं बोल रहा था एक दूसरे जूम उसमें नामवर जी की पुस्तक दूसरी परंपरा पर, तो परिपाटी का मैंने जिक्र किया, वो अलग होती है परंपरा से। और ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नाम का टीएस एलियट का एक निबंध है, जिसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा पूरी 20वीं शताब्दी के, न केवल अंग्रेजी और अमेरिका के, लेकिन पूरे विश्व साहित्य पर। अनेक भाषाओं में उसकी बहुत चर्चा हुई। अगे ने क्या किया कि उसका सीधा हिंदी में अनुवाद नहीं किया। अगे ने उसको प्रस्थान बिंदु मानते हुए और इसमें भी अपना सर्जनात्मक रूप दिखाते हुए, आलोचक के रूप में भी, अनुवादक के रूप में भी, उन्होंने उसका अनुवाद किया रूढ़ी और मौलिकता। बात ही बदल गई। और एलियट ने जिन लोगों का नाम भी नहीं सुना था, उनकी चर्चा विशद रूप से अगे जी ने की इसमें, जैसे हमारे केशव दास। रूढ़ भी थी, मौलिकता भी थी, और रीतिकाल के सभी कवियों में थी। तो हमारी 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 काव्य धारा ही दूसरी तरह से बही। लेकिन एलियट ने जो मौलिक चिंतन किया था और मौलिक तरह की कविता भी लिखी उसी के अनुसार, उसको भी हिंदी में समाहित करने का जो उनका प्रयास है, हिंदी के बारे में उसके परिप्रेक्ष्य में बात करने का जो प्रयास है, वो भी सर्जनात्मक है मुझे लगता है, और वो भी मौलिक है, अनुवादी नहीं है, वो मौलिक है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं। मैं टीएस एलियट की जब जन्म शताब्दी हुई थी 1888 में, शायद 1888 में, तो अंग्रेजी विभागों में कई जगह समारोह हुए, मैं भी गया कई में। उसमें मैंने कहा कि हमारे हमारे एक अज्ञेय भी हैं, आपके टीएस एलियट अवश्य हैं, हमारे एक अज्ञेय हैं जो हमें उनसे कम नहीं लगते। और वो बढ़ के हैं इस अर्थ में कि न केवल वो हिंदी के टीएस एलियट हैं, बल्कि वो हिंदी के डीएच लॉरेंस भी हैं, इतने बड़े उपन्यासकार भी हैं। और डीएच लॉरेंस कहने का उद्देश्य मेरा ये था कि वो जेम्स जॉयस की तरह के नहीं है उपन्यासकार, वो सैमुअल बेकेट की तरह के या वर्जीनिया वुल्फ की तरह के उपन्यासकार नहीं है, आंतरिक चेतना के, अंतस चेतना के, या शब्दों से खिलवाड़ के, ऐसे नहीं है वो। उनमें कृष्ण बलदेव वैद का नाम लीजिए और लोगों का नाम लीजिए, अज्ञेय वैसे नहीं है। लेकिन डीएच लॉरेंस में जो एक गंभीरता है जीवन के मसलों के प्रति, वो अज्ञेय में है। और एक प्रकार की गवेषणा है यौन संबंधों की पुरुष और स्त्री के बीच में, वही इसमें भी है, अज्ञेय के उपन्यासों में भी है, शेखर में भी है, दूसरे भाग में विशेषकर, पहले में भी है। पहले में कुछ प्रच्छन्न है, दूसरे में स्पष्ट है, और नदी के द्वीप में तो है ही। तो मैंने कहा कि वो हमारे न केवल टीएस एलियट थे, वो हमारे डीएच लॉरेंस भी थे, वो हमारे एजरा पाउंड भी थे, जो और कवियों को सलाह देते रहे और उनको प्रकाशन की सुविधाएं उपलब्ध कराते रहे। और जैसे तार सप्तक, 4 तार सप्तक छापे उन्होंने, 3 तक तो बहुत ही अच्छे गए, चौथे की बात न करें वही बेहतर है, लेकिन 3 तो 21 नए कवि सामने लाए, ये कम थोड़े हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा, वो थोड़ा अंग्रेजी विभाग के लोगों के लिए ही एक तरह से हो गया, कि वो हमारे हैरियट शॉ वीवर भी थे और वो हमारे हैरियट मनरो भी थे। ये लोग कौन थे? हैरियट शॉ वीवर एक धनी अमेरिकन महिला थी जो विपन्न लेखकों की बीच बीच में सहायता करती थी अनेक प्रकार से। और हैरियट मनरो कौन थी? वो कविता की संपादक थी, और कविता की एक पत्रिका उन्होंने शुरू की जिसका बड़ा भारी प्रभाव रहा। तो ये सब आपके यहाँ अलग अलग थे, हमारे यहाँ एक व्यक्ति ने ये सब करके दिखाया, और वो अज्ञेय थे। थोड़ी अतिशयोक्ति इसमें हो सकती है, थोड़ा इसमें उक्ति चमत्कार भी हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन मूलतः यह बात सही है, इस पर मैं अब भी कायम हूं।
उसके बाद उनका जो बहुआयामी व्यक्तित्व था, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, दो बातें, बल्कि कुछ पुस्तकें मेरे पास रखी हैं, मैं लाया हूं, सब तो मेरे घर में जो है वो मिल भी नहीं पाई मुझे। तार सप्तक में ये जो पहला तार सप्तक है, तो इसमें आप देखिए कि संपादक सक्षम और सक्षम ही नहीं, मौलिक संपादक कौन होता है, निर्भीक संपादक कौन होता है, और जिनका संपादन कर रहा है उनको भांति भांति से बढ़ावा देने वाला संपादक कौन होता है, ये अज्ञेय थे। तार सप्तक में जो 7 कवि हैं उनके नाम लिए जाएं तो रोमांच होने लगता है कि एक ये अज्ञात थे उसके पहले, और एक ही व्यक्ति ने इन सब को प्रोत्साहित करते हुए, इन सब के तगादे के बाद तगादे देकर कविताएं मंगाते हुए, और कुछ अपने पैसे से कुछ उनके चंदे से ऐसी पुस्तक छापी जो अब भी हिंदी के मुहावरे में मील का पत्थर है। इसमें 7 कवि जो हैं उनके नाम ही बस पढ़ता हूँ। गजानन, माधव, मुक्तिबोध। हिंदी में बाद में मुक्तिबोध इधर अज्ञेय उधर ऐसी खींचातानी आलोचकों ने की है, हमारे परम पूज्य नामवर जी से शुरू करके, कि क्या कहा जाए। मुक्तिबोध पहले कवि हैं इसमें। नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, जो बाद में आलोचक के रूप में प्रसिद्ध रहे लेकिन थे कवि शुरू में, और अज्ञेय। इनमें से हर एक का एक एक वक्तव्य अज्ञेय ने मांगा, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में, और उनके काव्य कर्म के बारे में। वो भी छपा है कविताओं के साथ। और उनमें 7 में से 4 लोगों ने कहा है कि वो प्रगतिशील मानते हैं अपने को, और 2 ने तो कहा है कि वो कम्युनिस्ट हैं। और इस बात से संपादक को किसी प्रकार का एतराज नहीं था। ये संपादक को जरा सा भी संकोच नहीं था कि वो खुलकर ये कह रहे हैं, और अज्ञेय स्वयं वो उस विचारधारा के तब तो थे भी थोड़े दिनों तक, या अब हैं कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा अज्ञेय को। तो संपादकत्व भांति भांति का होता है, और अज्ञेय का संपादकत्व बहुत अर्थों में बहुत दूर तक आदर्श संपादन रहा अन्य कवियों का, अपने सह सर्जकों का। तो बहुआयामी व्यक्तित्व में, जैसा कि शेखर के पाठकों को पता होगा, और अज्ञेय ने जो और भी वक्तव्य दिए हैं उनसे पता होगा, कि वो आदि विद्रोही तो नहीं लेकिन जन्मजात विद्रोही अवश्य थे। उसका बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है शेखर एक जीवनी के पहले भाग में। उसका शीर्षक ही देखिए, आत्मकथा का और उपन्यास का जो संयोजन बाद में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया बाण भट्ट की आत्मकथा में, उसकी पृष्ठभूमि में क्या है? उसकी पृष्ठभूमि में मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद उनकी पृष्ठभूमि में भी हजारी प्रसाद जी का शेखर एक जीवनी पढ़ना भी हो सकता है, कि उपन्यास हमारी परंपरा में केवल काल्पनिक चीज नहीं होती। उपन्यास के जीवनी के नाम पर भी उपन्यास लिखा जा सकता है, और उसके बाद जो अगला पड़ाव आया वो था कि आत्मकथा कहा जा सकता है उपन्यास को। तो विद्रोही थे वो, आदि विद्रोही, जन्मजात आदि विद्रोही तो एक दूसरे एक अमृतराज द्वारा अनुदित विदेश की पुस्तक का नाम है, तो उसको छोड़ देते हैं, जन्मजात विद्रोही कहिए। और क्रांतिकारी, बम बनाने वाले, बीएससी थे वो, बीएससी में प्रथम श्रेणी में पास करने वाले वैज्ञानिक थे। और जब वो क्रांतिकारी दल में शामिल हुए, उसी एक ही बड़ा क्रांतिकारी दल था उत्तर भारत में, जिसके नेता चंद्रशेखर आजाद थे। भगत सिंह की आज महिमा अधिक है, तब नहीं थी, अनेक कारणों से उनमें जाना नहीं है। यशपाल ने उसका जितना विस्तृत वर्णन किया है उतना किसी ने नहीं किया। अज्ञेय भी करते आत्मकथात्मक तो ज्यादा अच्छा होता।
सिंहावलोकन में जो यशपाल ने लिखा है। लेकिन उन सब में उल्लेख आता है कि अज्ञेय का क्या रोल था उसमें, कितनी बड़ी भूमिका थी। वैज्ञानिक के रूप में बम बनाने की जो विधि है वो तो वही जानते थे और लोगों को भी सिखाई उन्होंने, लेकिन लगातार वो रहे और दिल्ली में भी, अमृतसर में भी। तो बड़ा भारी उनका योगदान है। वो पकड़े गए, उन पर मुकदमे चले, एक से अधिक मुकदमे चले, हवालात में रहे, जेल में रहे, उन सबका वर्णन आता है, उनके साक्षात्कारों में भी आता है और शेखर में तो है ही। तो वो विद्रोही रहे स्वभाव से, क्रांतिकारी रहे, कैदी रहे। कैद में उन्होंने न केवल कैद में समय काटा, बहुत लोगों ने काटा, लेकिन उन्होंने उसमें लिखना भी शुरू किया। उसके एकांत में, जेल के एकांत में उन्होंने, लेखक तो वही बने। वो 19 साल की उम्र में वो पकड़ लिए गए थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो उसके पहले तो लेखक बनने का सवाल ही नहीं था, जेल में ही वो लेखक बने। और एक और पुस्तक है जो मैं कुछ स्वार्थवश दिखाना चाहता हूँ, ये है अज्ञेय जेल के दिनों की कहानियां, जो कृष्णदत्त पालीवाल जी ने संपादित की थी। ये जेल की कुछ कहानियां, अनेक कहानियां अज्ञेय ने स्वयं छापी थी, कोठरी की बात नाम से ये शीर्षक था उस कहानी संग्रह का, और कुछ और जोड़कर 18 कहानियां इस नए शीर्षक से, जेल के दिनों की कहानियां, कृष्णदत्त पालीवाल जी ने छापा। और कृष्णदत्त पालीवाल जी को ये उत्तरदायित्व मिला कि वो अज्ञेय रचनावली छापे, उसके संपादक हों। तो उन्होंने, मतलब उनसे ज्यादा अज्ञेय के बारे में जानने वाले बहुत कम हैं। तो ये एक जगह एकत्र मिलती है, उनकी प्रारंभिक कहानियों में है, और न केवल आत्मकथात्मक हैं, लेकिन और भी क्रांतिकारी और देशों के और काल के क्रांतिकारी, उनके बारे में भी कहानियां हैं इसमें। और मैंने जो बोला स्वार्थवश आपको ये पुस्तक दिखा रहा हूँ, इसलिए वो इतना छोटा सा लिखा है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर पढ़ लें तो मैं तो सुना ही दूंगा, न पढ़ पाए तो। इसमें पालीवाल जी ने मुझसे बिना पूछे, मुझको बिना बताए, छपने के बाद भी बिना बताए, बहुत दिन बाद मुझे एक प्रति मिली, इनमें लिखा है आलोचक प्रवर प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी को। मैं कहाँ का आलोचक प्रवर हूँ, ये केवल पालीवाल जी ही जानते थे। लेकिन इसका एक संदर्भ है, अज्ञेय की जब जन्म शताब्दी मनाई गई तो मैंने एक पुस्तक पढ़ी जो अधिकतर लोगों ने देखी भी नहीं थी तब तक, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स। प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स जैसा शीर्षक से ही स्पष्ट है, अंग्रेजी में लिखी उनकी कविताएं, जेल की लिखी कविताएं, जो प्रिजन डेज से ही स्पष्ट है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ, हिंदी में भी पढ़ता रहा हूँ, हिंदी में भी लिखता रहा हूँ। मुझे लगा कि अब मैं लिखूं इस पर। उसकी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, जिनसे अज्ञेय शायद जेल में ही मिले होंगे, क्योंकि अज्ञेय ने, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी छोटी सी प्रस्तावना में अज्ञेय के जेल के चित्रण को बहुत ही सजीव और बहुत ही मार्मिक बताया है, और अपने जेल के जीवन का भी उल्लेख किया है, जेल की कोठरी का जीवन जो होता है। तो उस पर मैंने एक लेख लिखा, हिंदी में लेख लिखा। अंग्रेजी में लिखने का कोई अर्थ नहीं था, अंग्रेजी में तो पुस्तक थी ही, हिंदी में उसके बारे में तब तक बहुत ही कम जानकारी थी, अब भी बहुत कम जानकारी है। और इसका दोष थोड़ा अज्ञेय को भी देता हूं मैं, क्योंकि अज्ञेय की जो संपूर्ण कविताएं छपी उनमें बहुत सी कविताएं हैं, सब नहीं है, लेकिन अंग्रेजी की कोई कविता नहीं दी उन्होंने। मैंने उस पर जो लेख लिखा वो समकालीन भारतीय साहित्य में छपा। तो उसमें मैंने कहा कि अंग्रेजी की स्थिति लोग मानते हैं कि सभी भारतीय भाषाओं से बढ़कर है। अज्ञेय ने उसी में लिखना शुरू किया, बल्कि शेखर एक जीवनी का पहला प्रारूप जो है, तो अज्ञेय ने स्वयं कहा है कि उन्होंने ये चाहा कि किसी प्रकार से जेल में औरों की नजरें बचा के जो उन पर बीत रही थी, जो उनकी मनोदशा थी, उसको जल्दी जल्दी कागज पे उतार लें। तो उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा
कि अंग्रेजी में कुछ भाग आ रहे हैं और हिंदी में कुछ भाग आ रहे हैं और कुछ भाग खिचड़ी भाषा, उन्होंने प्रयोग किया है शब्द, खिचड़ी भाषा में आ रहे हैं। तो ये बहुत से लोगों की हालत है, शुरू से ही दशा रही है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों समान भाव से हमारी भाषाएं हैं, खासकर लेखकों की। लेखक इतना पढ़ते हैं, हिंदी का लेखक जितना अंग्रेजी पढ़ता है, अरे कभी उसकी सूची बनाइए तो सब लोग दंग रह जाएंगे। पलथी मार के पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है वो। तो ये बहुत जैसे मैं प्रसंगवश एक प्रसंग सुनाता हूं कि प्रेमचंद एक बार अपने नए उपन्यास के लिए नोट्स बना रहे थे और एक उनके मित्र और प्रशंसक आ गए, तो उन्होंने उन्होंने प्रेमचंद से कहा कि प्रेमचंद जी क्या लिख रहे हैं। उन्होंने कहा अगले उपन्यास के लिए नोट्स बना रहा हूं। इन्होंने थोड़ा झांका, बोला अरे प्रेमचंद जी, आप हिंदी के उपन्यास सम्राट हैं और आप अंग्रेजी में नोट्स बना रहे हैं अगले उपन्यास के। तो प्रेमचंद ने कहा मैं भी बीए पास हूं, तुम क्या समझते हो। तो हिंदी का लेखक उस अर्थ में हरदम बीए पास रहा है, आगे तो थे ही। तो लेकिन एक और निर्णय उन्होंने लिया कि उस पहली पुस्तक के बाद कभी उन्होंने अंग्रेजी में नहीं लिखा, नहीं छपाया। उनके कुछ निबंध होंगे, विदेश के व्याख्यान होंगे, उनकी बात अलग है, लेकिन जिसे क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, सर्जनात्मक लेखन, उनका अंग्रेजी में नहीं है। तो वो कैदी थे, कैद में उन्होंने प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स भी लिखी और कोठरी की बात भी लिखी और अन्य भी कविताएं लिखी जो उनके प्राथमिक संग्रहों में छपी, हिंदी में भी कविताएं लिखी साथ साथ। उसके अलावा एक और उनका आयाम था, वो प्रकृति प्रेमी थे। अभी मैंने वो कविता पढ़ी क्या सुनाई, पाय शुगेरी का नम्र, उससे बढ़कर प्रकृति कविताएं कम हैं, छोटी सी है। एक और उनकी प्रकृति और प्रेम और दर्द, इन सबको मिला के कविता बनती है उनकी और अद्भुत बनती है। मतलब प्रकृति के कवि के रूप में हिंदी में कुछ और लोग भी विख्यात हैं, श्रीधर पाठक से प्रारंभ करके पंत जी तो हैं ही, और भी लोग हैं। लेकिन ये जो मिश्रण है, जो मैंने अभी कहा कि प्रकृति का भी, प्रेम का भी, दर्द का भी और स्मरण का भी, भूतकाल के अनुभवों का, और इन सब को बांधती हुई अनुभूति की सघनता, ये बहुत विरल है। एक और मेरी प्रिय कविता है, बहुत लंबी है, मैं पढ़ूंगा नहीं, बहुत कम लोग पढ़ते भी हैं उसको। आज थका ये हारिल मेरा। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो एक बार अवश्य पढ़ें। आज थका ये हारिल मेरा। हारिल पक्षी होता है, आजकल तो बहुत दिख रहा है, जब नई पत्तियां आ रही हैं। हमारा बसंत तो अब आ रहा है, तो बहुत दिखता है, बहुत सुंदर पक्षी है। आज थका ही हारिल मेरा। तो प्रकृति प्रेमी थे। कई लोग कहेंगे वो प्रेमी भी थे विशेष प्रकार के। पता नहीं ये प्रसंग सुनाना उचित है कि नहीं, अब मन में आ गया है तो सुना ही देता हूं। जब 2011 में जब गे की जन्म शताब्दी साल भर मनाने का आयोजन था, अशोक वाजपेयी जी ने रजा फाउंडेशन की तरफ से एक छोटा सा समारोह किया कि जैसे पर्दा उठाने का हो, कर्टन रेजर हो, वो साल भर की गतिविधियों के लिए। तो उसमें हम सब लोग पहुंचे, तो हर एक की सीट पर एक ब्रोशर रखा हुआ था कि उसमें क्या क्या विषय उठाए जाएंगे अन्य कार्यक्रमों में साल भर, किन किन पक्षों पर विवेचन होगा, विमर्श होगा इत्यादि। तो उसमें एक लंबी सी सूची थी कि आगे के कितने पक्ष हैं जिनके बारे में विमर्श हो सकता है और आयोजित किया जाएगा, जैसे उपन्यासकार, कवि, यात्रा वृत्तांत लेखक इत्यादि इत्यादि। और अज्ञे और विद्रोह, अज्ञे और प्रकृति प्रेम, अज्ञे और तरह तरह के उसमें थे। एक उसमें था अज्ञे और स्त्री,
मेरे बगल में उस दिन कौन बैठा था? हम दोनों लोग वो ब्रोशर पढ़ रहे थे। मीटिंग शुरू होने वाली थी, तो उसको हम लोग पढ़ रहे थे। मेरे बगल में बैठे थे नाम्बर जी। तो नाम्बर जी ने ऐसे थोड़ा मुझे कंधे पे हाथ रखा, कहा, देख रहे हैं, अज्ञेय और स्त्री, ये होना चाहिए अज्ञेय और स्त्रियां। इस प्रकार का प्रवाद हिंदी जगत में अज्ञेय को लेकर प्रचलित रहा है, ये मानना चाहिए। ये इनका एक पक्ष था, व्यक्तिगत पक्ष था। थोड़ा उसका स्कैंडल भी बना, शुरू में नहीं बना। जैसा सब लोग जानते हैं, कपिला जी से विवाह हुआ उनका 1950 के दशक में, मध्य में, 55-56 के आसपास मेरा विचार है। कई साल वो लोग साथ रहे पति पत्नी के रूप में, फिर विच्छेद हुआ। उसके बाद विच्छेद इस प्रकार का कुछ हुआ कि दोनों ने संबंध तोड़ ही लिए एक दूसरे से। इसके बारे में भी हिंदी में बहुत चर्चा होती रही है। प्रामाणिक कुछ किसी को नहीं पता है, लेकिन चर्चा बहुत हुई है। फिर उसके अनेक वर्ष बाद इला डालमिया जी के साथ वो रहे, और वही केवेंटस ईस्ट में इला जी के साथ रह रहे थे। अभी हाल में एक पुस्तक आई जिसकी ओर शायद अधिक लोगों का ध्यान न गया हो, वो है यह पुस्तक, कपिला वात्स्यायन, ए कॉग्निटिव बायोग्राफी, अफ्लोट ए लोटस लीफ। ये ज्योति सबरवाल जी की महिला हैं, लेखिका, प्रकाशक भी। उनकी लिखी हुई 550 पृष्ठों की जीवनी है कपिला जी की। कपिला जी को भी मैं जानता था, वो भी चली गई हाल में। उन पर एक शोक सभा में, जूम में ही मैं बोला भी, साहित्य अकादमी की शोक सभा में। अंग्रेजी में मैंने एक शोक लेख भी लिखा उन पर, हिंदी में भी लिखने का मन तो है ही, कुछ और विस्तार से। इस पुस्तक कपिला जी की जो ये जीवनी है, उन्हीं के साथ बैठकर लिखी हुई है एक प्रकार से, तो प्रामाणिक है। तो इसका जब विमोचन हुआ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो कपिला जी ने मुझसे कहा, उनको मैं जानता था, कई वर्षों से अच्छी तरह जानता था। तो उन्होंने मुझसे कहा बोलने को विमोचन में, 3 लोगों को बोलना था, उनमें उन्होंने कहा कि एक मुझसे कहा। मैं अवश्य, मना करने का सवाल ही नहीं था, मैं गया। तो मैंने उसमें भी कहा जो मेरे मन में शुरू से ही रहा है, कि अज्ञेय जी का और कपिला जी का पारस्परिक आकर्षण और वह विवाह काफी चला, मतलब हरदम चलता तो और भी अच्छा था। वो मैंने कहा, नहीं, हिंदी विमर्श तो अंग्रेजी में था पुस्तक विमोचन का, मैंने हिंदी में कहा कि ये तो रामलीला जोड़ी थी। जैसा कहते हैं मैचेस मेड इन हेवन, तो हमारा हिंदी का मुहावरा तो यही है कि वो रामलीला जोड़ी थी। फिर क्या हुआ उसके बाद, क्यों अलग अलग रहे, खींचे हुए, बिल्कुल खींचे हुए भी नहीं, शांत भाव से अलग अलग, बिना किसी के बारे में कुछ कहते हुए। कपिला जी से एक आध प्रसंग है इस पुस्तक में, अज्ञेय का शायद ही 1-2 बार उल्लेख आता हो, और अज्ञेय जी ने भी कभी कपिला जी के बारे में बात नहीं की। मतलब जो गरिमा और शालीनता का स्तर दोनों ने निभाया, वो भी अपनी जगह बेमिसाल है। थोड़ा सा कुछ संकेत कभी मुझे कपिला जी से मिला, लेकिन अब वो कहना अभीष्ट नहीं है। तो प्रकृति प्रेमी थे, उनके अनेक आयाम जो मैं गिना रहा हूं, वो बौद्धिक और दार्शनिक थे। अब तो सभी लोग अपने को बौद्धिक और बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन वो सचमुच ही बुद्धिजीवी नहीं थे, बौद्धिक थे। बुद्धिजीवी वो होता है जो सच्ची कविता की एक पंक्ति भी न लिख पाए, बुद्धि से ही जिसका जीवन चल रहा हो। तो वो नहीं थे अज्ञेय, लेकिन उनमें प्रखर बुद्धि थी, जो वो अनेक विषयों की ओर उसका रुख मोड़ते थे, और दार्शनिक प्रवृत्ति उनमें शुरू से ही थी, जो बाद में और गहराती चली गई समय पर, जो उन्होंने लिखा है जैसे। तो एक वो भी उनका पक्ष था।
और एक और संयोजक के रूप में उनका पक्ष है कि उन्होंने वत्सल निधि शुरू की। उन्होंने जब कैलिफोर्निया में पढ़ाते थे, देखिए अंग्रेजी बहुत लोगों को आई, हिंदी लेखकों में। सबसे बड़ी उपाधि कृष्ण बलदेव वैद को मिली, जो पीएचडी करने हार्वर्ड गए। वहां से उन्होंने हेनरी जेम्स नाम के महान उपन्यासकार पर पीएचडी की, और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी भी। लेकिन वैद साहब, मैं उनको भी जानता था, अच्छी तरह जानता था। वैद साहब पढ़ाते रहे एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में, उसके कई कारण थे। तो वो पढ़ाते रहे छोटी यूनिवर्सिटी में, और ठीक है, पढ़े हार्वर्ड के थे, इतनी छोटी भी नहीं थी, मतलब वो उच्च मध्यम श्रेणी की यूनिवर्सिटी थी। लेकिन अगे को 2 बार बुलाया गया प्रोफेसर बना के, रीजेंट्स प्रोफेसर बना के, जो विशेष उपाधि होती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में। बर्कली में जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का कैंपस है, 9 कैंपस हैं उसके पूरी कैलिफोर्निया में, वो तो विश्व विख्यात है, विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में से है। वहां आगे बुलाए गए, और वहां उन्होंने एक और काम किया कि कुछ अमेरिकन कवियों से मिलकर, और यहाँ से विद्यानिवास जी के साथ, उन्होंने जो हिंदी कविता के अनुवादों की एक पुस्तक बनाई। उससे अच्छी बहुत कम पुस्तकें आई हैं। अब तो इतनी पुरानी हो गई है कि लोग उसका नाम नहीं लेते, लेकिन पुस्तकालयों में तो उपलब्ध है। उसे कभी देखिए, उससे तुलना कीजिए, जो बात के अनुवाद हुए हैं वो अलग ही चीज है। संयोजक मतलब वो उस अर्थ में भी थे कि हिंदी कविता को आगे बढ़ाना है। हिंदी साहित्य के बारे में कई बार उन्होंने लिखा, और बाद में जो सांस्कृतिक यात्राएं आयोजित की उन्होंने, वो भी थी। अनेक पक्ष थे उनके। मुझे बोलते बोलते 1 घंटा होने को आ रहा है क्या, और अभी मैं हूं कहाँ? अभी मैं हूं चौथे बिंदु पर। मैं थोड़ा जल्दी करता हूं अब। तो इलाजी का भी व्यक्तित्व अलग था। कपिला जी के बारे में मैंने बात की। एक ही बात कहूंगा उनके बारे में, इलाजी जितनी दत्तचित्त थी। अज्ञे जी और कपिला जी को तो मैंने साथ नहीं देखा, अलग अलग ही देखा, अलग अलग ही जाना। इलाजी को तो उनके साथ ही देखा मैंने, और उनके साथ क्या, उनके जाने के बाद अकेले भी देखा। जब इलाजी नहीं रही तो वहीं केवेंटर्स ईस्ट में एक शोक सभा हुई, जिसमें निर्मल वर्मा उन 4-5 लोगों में से थे जो बोले, जिनसे कहा गया बोलने को उनके बारे में। तो उन्होंने एक बड़े विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जो मैं भूला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि इलाजी कर्मयोगिनी थी। ठीक है, अज्ञे जी संयोजक थे, संपादक थे, लेकिन बाद की जो उनकी पुस्तकें आई, उनमें इलाजी का भी प्रच्छन्न हाथ है। उनको उनके संयोजक के रूप में, संपादक के रूप में तो नहीं कहूंगा मैं, वो तो अज्ञे जी किसी और को छूने नहीं देते, लेकिन उसका आयोजन करना, प्रकाशक के साथ बात करना, प्रूफ आए होंगे, और फिर पुस्तकों को यथास्थान, कुछ प्रतियों को यथास्थान पहुंचाना। इलाजी मेरे घर आई, एक नीलांबरी नाम की पुस्तक है गे की, जो अनुवादों की पुस्तक है, उनकी कविताओं के अंग्रेजी अनुवादों की पुस्तक है। वो जब छपी तो इलाजी स्वयं लेकर आई मेरे घर। तो इलाजी में एक प्रकार की एनर्जी थी, उनमें एक प्रकार की भावना थी अज्ञे जी के प्रति। तो उनको दत्तचित्त कहना सार्थक ही है। अब मैं अगले 5 मिनट में समाप्त करने की चेष्टा करूंगा। अज्ञे के बारे में 2 बातें और हैं। छठा मैंने कहा था अज्ञे और एकांत। वो एकांत प्रिय थे, इसमें कोई संदेह नहीं। वो, उनमें, उनका व्यक्तित्व भव्य था। वो धीरोदात्त नायक थे, धैर्य भी उनमें बहुत था, और उदात्त तो थे ही, व्यवहार में भी, लेखन में भी। तो जो धीरोदात्त की हमारी श्रेणी है नायकों की, वो उन पर पूरी तरह से लागू होती थी। और उसके साथ साथ एक शब्द है, वो शांत ही नहीं थे, वो प्रशांत थे।
प्रकर्षेण शांतः इति प्रशांतः। वो मनोयोग से शांत रहते थे, उनकी आदत पड़ गई थी शांत रहने की। कई बार उन्होंने कहा है कि जेल में आदत पड़ गई है, जेल में चुप रहना ही बेहतर होता है और चुप रहने की बाध्यता भी होती है। तो उनका स्वभाव कुछ बदला तब से, और वो चलता रहा अंत तक। लेकिन उसके साथ साथ जिसे सामाजिकता कहते हैं वो भी उनमें बहुत थी। हास परिहास था उनमें, उनकी विट जो थी वो अलग ही थी, प्रत्युत्पन्नमति, और उनमें सहृदयता थी, वात्सल्य था। जैसा मैंने कहा, वत्सल निधि ऐसे ही नाम नहीं चुना था उन्होंने। ये सब भी गुण उनमें थे। और उनके साथ जो लोग थे, जिनका जिन लोगों का उनसे परिचय था, और तरह तरह की उनसे आत्मीयता थी या आत्मीयता नहीं थी, तो कम से कम एक प्रगाढ़ संबंध था। ऐसा संबंध था जो लगातार चलता रहता था, वो लोग बार बार मिलते थे। कई श्रेणियां थी उनके पास आने की या उनके पास पहुंचने की। और एक ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए अच्छा विषय है कि जो अपने अपने गे में जो 2 खंडों में संस्मरण है 104 लोगों के, उनको इस दृष्टि से पढ़ा जाए कि अज्ञे अपने अपने तो थे ही उन 104 लेखकों के, लेकिन उनमें, उन लेखकों में और लेखिकाओं में और अज्ञेय में किस प्रकार की निकटता या आत्मीयता थी, और उसको अज्ञेय किस प्रकार बरतते थे। उन्हीं में से एक प्रसंग है छोटा सा। एक महिला थी, बहुत आकृष्ट थी अज्ञेय के प्रति। पुरुष महिला सभी आकृष्ट होते थे, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो एक बार उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि अज्ञेय भी थोड़ा चौंक गए। काफी दिन से जानती थी अज्ञेय को, सहसा नहीं कहा उन्होंने, सोच के कहा। उन्होंने कहा, अज्ञेय जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अब कोई और व्यक्ति होता तो इसका क्या उत्तर देता, आप स्वयं सोचिए कि कोई बड़ा व्यक्ति होता, प्रसिद्ध व्यक्ति होता, उससे कोई महिला अचानक ऐसे कह दे तो वो क्या कह सकता है। कई लोग हंसी मजाक में टाल जाएंगे, लेकिन वो, यह मुझे लगता है उस महिला की भावनाओं का अपमान है, अनादर है। इसमें कोई भी व्यक्ति सही बात, कुछ सही तो कहा ही नहीं जा सकता। संकोचवश क्या कहा जा सकता है जिससे उस महिला की भावनाओं का अनादर न हो, और ये भी स्पष्ट हो जाए कि ये संभव नहीं है। इस स्थिति में अज्ञेय थे। तो अज्ञेय थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, इसी जन्म में, ये कहा उन्होंने, इसी जन्म में। इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा। तो अज्ञेय की जो सामाजिकता और आत्मीयता थी उनके अपने दायरे में, वो विशेष प्रकार की थी, और उसका अध्ययन भी, अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका भी आस्वादन आवश्यक है उनको समझने के लिए। उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में उनसे सीखना, इस प्रकार का निर्वाह, ये भी अपनी जगह है। और अज्ञेय के एकांत के साथ साथ इस प्रकार की उनके सामाजिकता, इस प्रकार के उनके निकट संबंध, इन दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। अंत में अज्ञेय का जो विरोध हुआ, अज्ञेय का विरोध दो कारणों से हुआ। एक, लोगों ने कहा बहुत ज्यादा अंग्रेज हैं। कुछ लोगों ने कहा अंग्रेजी में सोचते हैं, हिंदी में लिखते हैं। बाद में निर्मल के बारे में भी ये कहा गया, निर्मल वर्मा के बारे में भी, अरे जो अंग्रेजी में सोचता है वो अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखता है, ये तो पूछिए आप। अगर अंग्रेजी में ही सोच के लिखते हैं तो दोहरा परिश्रम क्यों करते हैं वो। अब क्या कहा जाए, किससे किसको क्या समझाया जाए। तो और अंग्रेजी जानते हैं, तो जैसा मैंने कहा, ये सबके बारे में लागू है। तो खैर उसके बारे में अब विशद चर्चा का अवसर नहीं है।
तो पहले ये आक्षेप रहा, उसके बाद आक्षेप आगे जी के बारे में रहा कि वो अधिक ही भारतीय हो गए हैं। ये तो अंग्रेज होने से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, खासकर आजकल। ना आप अंग्रेज हो सकते हैं, ना आप भारतीय हो सकते हैं। कुछ और हो सकते हैं शायद, कई लोग हैं भी, लेकिन उधर उसका उल्लेख नहीं करूंगा कि क्या होना अभीष्ट है आजकल। तो एक तो ये है, और दूसरे क्या है कि सन 60 के दशक से ही जब अज्ञेय मेरा ख्याल है उपन्यासकार के रूप में, कवि के रूप में, अन्य अनेक रूपों में, संपादक के रूप में प्रतीक निकाल रहे थे, फिर नया प्रतीक निकाला, तब से तार सप्तक तो छाप ही रहे थे। तो अज्ञेय की जो प्रतिष्ठा थी वो सर्वथा अतुलनीय थी। एक बात और मैं कह दूं, किसी भी भाषा में जो व्यक्ति इतना बड़ा कवि है, वह व्यक्ति इतना बड़ा उपन्यासकार भी हो, यह बहुत ही विरल है। किसी भी भाषा में, हिंदी में तो है ही नहीं। हिंदी में कुछ उपन्यासकार हैं जिन्होंने कविताएं लिखी, भगवती बाबू, भगवती चरण वर्मा जैसे ध्यान में आते हैं। मुक्तिबोध इतने बड़े कवि हैं, उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा, लेकिन इसकी जानकारी बस मुझे है और मेरा ख्याल है 10-20 लोगों को और है। एक बार मैं उस उपन्यास का अनुवाद भी कर रहा था अंग्रेजी में, फिर मैंने पाया कि उसकी पांडुलिपि भ्रष्ट है, जिस प्रकार वो छपा है वही भ्रष्ट है, ठीक से संपादित नहीं है। मैंने नेमिचंद्र जैन से बात की, उनका मैं बहुत सम्मान करता था, उनसे बातचीत होती ही रहती थी। उन्होंने मुक्तिबोध रचनावली छापी थी, तभी मैंने कहा कि इसमें तो कुछ लगता है पन्ने इधर के उधर है और कुछ है ही नहीं। तो बोले मुझे 3 महीने का समय दिया गया था, मैं क्या करता। तो खैर वो बात आई गई हो गई, उसका और तो कोई संशोधित संस्करण आया नहीं। मेरे छोटा सा उपन्यास है विपात्र नाम का। लेकिन जैसा मैंने कहा कि विश्व के किसी भी, भारत की अन्य भाषाओं में मिल सकता है, विश्व में नहीं मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। वो एक ही विधा लेके चलते हैं अधिकतर। हमारी अन्य भाषाओं में मिल भी सकता है, लेकिन हिंदी में तो बहुत मुश्किल है। अंग्रेजी में मुझे सिर्फ टॉमस हार्डी का ध्यान आता है, जो उतने ही बड़े कवि थे, उतने ही बड़े उपन्यासकार थे, लेकिन उन्होंने उपन्यास लिखना छोड़ दिया, तब फिर कविता पर आए। शुरू में कविता, बीच में केवल उपन्यास। उपन्यास छोड़ देने के बाद वो इतने दुखी हो गए अपने पाठकों से कि फिर वो कविता में आए। तो वो बात नहीं है जो अज्ञेय में। तो मैं कह रहा था, अंतिम बिंदु था मेरा, तो समाप्ति करता हूँ। जी हाँ, विपात्र ही है, आशीष त्रिपाठी जी, उसी की बात कर रहा हूँ जी। तो उसी की बात कर रहा हूँ, और उसका भी अगर उसके पाठ के संबंध में कुछ विमर्श हो सके तो बड़ा अच्छा हो। बहुत ही रोचक उपन्यास है, और अपने समय का ऐसा उपन्यास है कि उसमें समय की तात्कालिकता का और सांस्कृतिक संघर्ष का, बड़े बड़ी शक्तियों के बीच में, अमेरिका जैसे वामपंथ, इनका जो संघर्ष है आपस का, वो भी झलकता है। उस प्रकार से नहीं जैसी अपेक्षा हो सकती है अच्छे बड़े उपन्यास से, लेकिन उसका कुछ खाका तो खिंचता ही है। तभी तो मैं आकृष्ट हुआ कि उसको अनुवाद करूंगा। खैर अब मैं जो करना था कर चुका, नहीं करना था नहीं किया, नहीं हो पाया नहीं किया। नामवर जी के विरोध के बारे में एक बात मैं और कहूंगा, जो नहीं कही जाती लेकिन कहना आवश्यक है, क्योंकि चलती तो रहती ही है। वो ये है कि 60 के दशक में, जैसा मैं कह रहा था, कि उनका स्थान अतुलनीय था हिंदी में, अप्रतिम था। तो तभी मुक्तिबोध नहीं रहे। ये त्रासद था, उस उम्र में चले गए कि नहीं जाना चाहिए था, ऐसी परिस्थितियों में चले गए कि नहीं जाना चाहिए था। उनको बल्कि इलाज के लिए मॉस्को ले जाने की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन वो चल बसे। तो जी लॉरेंस, आपने, उदय भानु पांडे जी, आपने बहुत ही अच्छी टिप्पणी की। मुझे क्या लगता है, मैंने सोचा लॉरेंस के बारे में भी, मैंने सोचा लॉरेंस का उल्लेख मैंने किया है अज्ञेय जी के संदर्भ में पहले भी, अभी इसी भाषण में। लॉरेंस उपन्यासकार तो महानतम उपन्यासों में से अवश्य हैं। उनका कविता का पक्ष उनके ही उपन्यासकार के पक्ष से 19 क्या 17-18 पड़ता है। ये मेरी ही राय नहीं है, सभी की राय है। लेकिन अगर टॉमस हार्डी के बाद अंग्रेजी साहित्य में
किसी और को भी लेना है तो अवश्य ही डीएच लॉरेंस को लेना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। अब आप लोग मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा बाद में भी, लेकिन मुझे अंतिम वाक्य कह लेने दें, मैं समाप्त करूं क्या, 1.25 घंटा हो गया बोलते बोलते। तो मुक्तिबोध और अज्ञेय वाली जो बहस है वो ठीक नहीं है। अरे किसी भी भाषा में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए, इतनी संकीर्णता नहीं होनी चाहिए कि हम दोनों को मुक्त हृदय से, मुक्त कंठ से पढ़ सकें और तारीफ कर सकें। ऐसा भी क्या, अगर साहित्य में सबकी जगह नहीं है तो कहाँ मिलेगी? समाज में न मिले, राजनीति में न मिले, कोई बात नहीं, लेकिन साहित्य तो सबके लिए खुला होना चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए, जिस तरह का भी वो लिख रहे हैं। एक बात मैं और कहूंगा, जब अज्ञेय की जन्म शताब्दी हो रही थी 2011 में कई आयोजन हुए, तो एक हिंदू कॉलेज में आयोजन हुआ उनके हिंदी विभाग द्वारा। उसमें मुख्य वक्ता थे, वो रहते ही थे, कहना आवश्यक नहीं है, नाम्बर जी, और भी हिंदी के प्रसिद्ध प्रोफेसर्स, जिनमें से कुछ अवकाश प्राप्त थे, वो भी वहां थे, वो भी बोले। अज्ञेय के बारे में 2 राय जो वहां मैंने सुनी, उनका उल्लेख करूंगा, फिर समाप्त कर दूंगा। हिंदी विभाग के एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर, जिनका बहुत सालों तक बड़ा भारी प्रभाव रहा, मेरे मित्र, बहुत बहुत सालों के सुहृद, मुझसे बड़े थे, अग्रज, उन्होंने खड़े होकर कहा पूरी सभा में कि अज्ञेय से अच्छे कवि तो बद्री नारायण हैं। मुझे अब भी नहीं भूला। और प्रश्न पूछना तो यहां से शुरू करना चाहिए कि ये बद्री नारायण हैं कौन। मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, उनके समाज शास्त्री के रूप में मेरे मन में उनके प्रति आदर भी है, स्नेह भी है, मिला हूं, लेकिन कवि के रूप में वो अज्ञेय से बढ़कर है, ये जो कह रहा है वो मेरा ख्याल है अपनी ही हंसाई करा रहा है। दूसरे, लेकिन लोग कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं या कह रहे थे। नाम्बर जी ने अपने वक्तव्य में क्या कहा, उन्होंने कहा, असाध्य वीणा पर बात की, और उन्होंने कहा कि हिंदी में बड़ी लंबी कविता 2 ही कवि साथ पाए हैं आधुनिक काल में, और एक अज्ञेय हैं और दूसरे मुक्तिबोध हैं। ये जो नाम्बर जी ने उस दिन कहा, जैसी बात शायद पहले उन्होंने नहीं कही थी या कम ही कही थी, मुझे लगता है कि ये हिंदी के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करने वाली उक्ति है कि अगर 2 बड़े बड़े कवि हैं और बाकी चीजों में एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन उनमें अनेक काव्य के उत्कर्ष में समानताएं हैं, तो उन दोनों को समान भाव से साथ लेकर जो न चल सके तो उसी का नुकसान है। बहुत देर बोला मैं, इतना मेरा इरादा नहीं था, 7 बिंदु नहीं, मुझे 3 ही 4 बिंदु लेकर आना चाहिए था। बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया हरीश साहब। और अब कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। एक प्रश्न आ रहा है रत्नेश कुमार मिश्र जी का। हाँ, देखा क्या मैंने। जी जी, जयशंकर प्रसाद जी को भी एकाधिक विधाओं में पर्याप्त ऊंचाई तक जाने का श्रेय दिया जाना चाहिए? अवश्य अवश्य, लेकिन मैं जो उन्होंने भी अनेक विधाओं में लिखा, लेकिन मैं कहूंगा कि उनके बारे में विवाद नहीं हो सकता कि किस विधा में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो कवि के रूप में रहा, महाकाव्य लिखने के कारण रहा। आंसू भी, अरे आंसू सबको कंठस्थ था एक जमाने में। मेरे पहले की जो पीढ़ी थी, मेरे पिताजी थे, उनके सहपाठी थे, अज्ञेय थे स्वयं, सबको आंसू पूरा कंठस्थ था। और कामायन, आप नदी के द्वीप ध्यान से पढ़ेंगे तो कई बार उसका उल्लेख मिलेगा आपको, आंसू का। हिंदी की भावभूमि बनाने वाली जो कविताएं हैं उनमें आंसू है, इतना गहरा प्रभाव था उसका। तो महाकाव्य तो है ही, कामायनी, आंसू जैसी कृतियां भी हैं। और उसके अलावा नाटककार वो बहुत बड़े हैं।
और उसके बाद वो उपन्यासकार हैं। तो बिना इस प्रकार की तुलना आगे बढ़ाए मैं यह अवश्य मानूंगा कि प्रसाद का भी अनेक विधाओं में महत्व है, अनेक विधाओं में समान रूप से महत्व है, या एक में अधिक है, दूसरी में कुछ कम है, तीसरी में और भी कम है। ये तो अपने अपने मन की बात है, ये तो अपना अपना अपनी अपनी दृष्टि है, अपना अपना निर्णय है। लेकिन हाँ, प्रसाद का नाम अवश्य आएगा। जी, एक प्रश्न सुरेंद्र कुमार मिश्र जी का है। सर, अज्ञे की कुछ अपनी पीड़ा भी थी, क्या कृपया उस पर कुछ बोलें। मैंने कहा है कि अज्ञे बहुत शांत रहते थे तो उनकी पीड़ा जिन लोगों को पता हो बेहतर, वो उसके बारे में बताएं। उन्होंने कई बार अपनी पीड़ा के बारे में, पीड़ा नहीं कहना चाहिए, कह भी सकते हैं, क्योंकि पीड़ा पीड़ा के रूप में उन्होंने व्यक्त नहीं की ना, उसको बड़े संयत भाव से उन्होंने इस प्रकार कहा कि वो पीड़ा नहीं लगी, क्योंकि उसको सहने की शक्ति भी उनमें पर्याप्त थी, उसको नकारने की शक्ति भी थी उनमें। लेकिन बात तो वही है। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि उनको, उनके अप्रसन्न होने के अनेक कारण हिंदी जगत ने स्वयं उनको दिए, और कुछ उनकी, लोग कह सकते हैं कि उनकी प्रवृत्ति भी रही होगी, स्वभाव भी रहा होगा। कई लोगों ने उनकी अहम मान्यता की बात की। वो अहम मान्यता उनकी कैसे प्रकट होती थी? उनके चुप रहने से प्रकट होती थी, उनके मुखर होने से प्रकट नहीं होती थी। अहम मान्यता अधिकतर लोगों के बड़बोलेपन से प्रकट होती है। अज्ञेय के बारे में लोगों ने कहा कि वो इतना चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं, यही उनकी अहम मान्यता है। और संयत तो थे ही, स्वभाव से ही संयत थे, चुप्पा थे, लोग कहते थे उनको। तो ठीक है, उसमें एक भाग ये भी रहा होगा कि उनको कुछ असंतोष रहा होगा, उनको कुछ खिन्नता रही होगी, अपने ही सृजन से रही हो, वो भी संभव है। बाद में वो उस तरह से लिखते नहीं गए जैसी सबको अपेक्षा थी, आशा थी, उनको भी रही होगी। खासकर अपने अपने अजनबी के बाद जो उन्होंने उपन्यास शुरू किए, जिनका मैंने जिक्र किया, वो अगर पूरे भी हो जाते तो शायद वो इतने खिन्न न रहते। लेकिन ये सब उन्होंने अधिकतर अपने पास ही रखा। उनकी पीड़ा के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, कल्पना की जा सकती है, लेकिन उसकी जानकारी पीड़ा के रूप में मुझे नहीं है। जी, एक प्रश्न आशीष त्रिपाठी जी का है। कपिला जी से उनका संबंध अधिक विवादास्पद रहा, ऐसी प्रचलित मान्यता कहां तक उचित है? मुझे इसका उल्लेख ही नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि उसको और विवादास्पद बनाना है। ये मैं ये कहना चाहता था कि मैं अंग्रेज जी को भी जानता था, दिल्ली में रहने के बड़े फायदे हैं। मैं अंग्रेज जी को भी जानता था, कपिला जी को भी जानता था, और कपिला जी पर भी मैंने कहा हिंदी में भी लिखूंगा, विस्तार से लिखूंगा। अंग्रेजी में थोड़ा बहुत लिखा है मैंने। तो संबंध विवादास्पद थे तो मुझे पता नहीं। संबंध जब तक थे तो प्रेम भाव ही था, जहां तक पता चलता है। उनके बीच में जैसे विवाद होता है, झगड़े होते हैं पति पत्नी में, वो भी अगर थे तो बड़ा अच्छा है, बड़े स्वाभाविक थे। लेकिन उसके उनके विच्छेद के बाद पूरे हिंदी जगत ने ऐसी उसमें रुचि ली और ऐसी ऐसी कहानियां प्रचलित की और गढ़ी कि उसको विवादास्पद बनाए रखना ही जैसे कई लोगों का कर्तव्य हो गया। और इसीलिए मैंने जो कहा वो इतना ही कहा कि अज्ञेय जी ने और कपिला जी ने पूरी गरिमा और पूरी शालीनता और मर्यादा के साथ उस विच्छेद का निर्वाह किया। एक दूसरे के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, अपशब्द तो अलग है। तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए और उसी पर ध्यान रखना चाहिए। जी, एक प्रश्न सुरेंद्र जी का और है। सर, हिंदी समीक्षा ने अज्ञेय जी के साथ उनके जीवन काल में कितना न्याय किया? सुरेंद्र जी, इसका उत्तर तो आपके प्रश्न में ही निहित है कि न्याय नहीं किया या समुचित न्याय नहीं किया, नहीं तो आप ये प्रश्न न पूछते।
उसके बारे में मैंने अंत में कुछ संकेत भी किया था कि हाँ, ऐसा हो सकता है उन्हें स्वयं भी लगा हो, उनके अनेक पाठकों को तो लगातार लगा। मतलब अगर आप मुक्तिबोध के प्रशंसक हैं और मुक्तिबोध की कविता को आप महान मानते हैं, तो ये अपने में कोई कारण थोड़े है कि आप अज्ञेय को महान न माने। ऐसा थोड़े है कि दोनों में से एक ही महान हो सकता है। ये कोई 100 मीटर की रेस थोड़े है कि एक प्रथम आएगा एक द्वितीय आएगा, या नहीं, या खत्म ही नहीं कर पाएगा रेस। ऐसा नहीं है, साहित्य में ऐसा नहीं होता। तो आपके प्रश्न में अगर ये निहित है कि उनके हिंदी समीक्षा ने उनके साथ न्याय नहीं किया, तो ठीक है, वो आई गई बात हो गई, अब तो न्याय हो। जिन लोगों को लगता जी है कि न्याय नहीं हुआ, वो स्वयं न्याय करें, उसका मलाल नहीं करना चाहिए। वो चले गए, जैसा भी था, लेकिन अब आगे आगे जो होता है उस पर तो ध्यान रख सकते हैं हम लोग। जी। एक टिप्पणी रत्नेश कुमार मिश्र जी की, सर, अज्ञेय जी की चुप्पी अपने गहरे अंतर जगत को बाहरी विक्षोभ से बचाने की युक्ति हो शायद, ऐसा कभी ही असाध्य वीणा लिख सकता था। इन दो वाक्यों का जो अंतर संबंध आप बता रहे हैं, वो शायद रहा हो, शायद न रहा हो। क्योंकि असाध्य वीणा लिखने के लिए विक्षोभ की आवश्यकता नहीं है। असाध्य वीणा किसी और मनोभाव में भी लिखा जा सकता था, लिखी जा सकती थी वो कविता। और अंतर जगत का विक्षोभ चुप्पी का एक कारण हो सकता है, लेकिन अंतर जगत की गहराई भी चुप्पी का एक और कारण हो सकती है। विक्षोभ के बिना भी गहराई हो सकती है। विक्षोभ के बिना भी कुछ ऐसे प्रश्न नहीं कहूंगा, कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जिन पर चिंतन मनन किसी को अभीष्ट हो, बल्कि प्रिय हो। तो उसमें भी बतकही और लोगों के साथ लगातार बैठना, गप लगाना, इस सब से बाधा पड़ सकती है। विक्षोभ तक मैं नहीं जाऊंगा। और विक्षोभ और असाध्य वीणा का संबंध यदि कोई सक्षम आलोचक दिखाना चाहे तो दिखाए, मैं अवश्य बड़ी रुचिपूर्वक पढ़ूंगा उससे। लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कि आह में उपजा होगा गान नहीं है इसमें। ये विक्षोभ में उपजी हुई कविता नहीं लगती मुझको। और वैसे भी जो असाध्य वीणा की जो कथा की जो पृष्ठभूमि है, निश्चय ही उसमें भारतीयकरण और उनका अपना एक मौलिक बिल्कुल उपक्रम तो है ही, लेकिन फिर भी जो एक उसके पीछे की जो कथा की जो पृष्ठभूमि है, वह तो जापानी और जो चीन कथाओं की बात की जाती है। उसके अलावा एक और विदेशी पृष्ठभूमि उनकी कई कविताओं में आती है। नाम्बर जी अपने अंतिम वर्षों में मुझसे बार बार इसका उल्लेख करते रहे, और बल्कि मुझसे कहते रहे कि आप उन कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करें, मुझसे कहते रहे, और उस पर एक बड़ा लेख लिखें। तो नाम्बर जी उनकी किन कविताओं के प्रति आकृष्ट हुए थे? वो ऑर्फियस वाली कविताएं हैं, जो ग्रीक मिथ वाली कविताएं हैं। उसकी पूरी श्रृंखला लिखी थी अज्ञेय ने। तो नाम्बर जी भी अपने अंतिम वर्षों में उनके प्रति विशेष आकृष्ट हुए थे। और कई बार मेरी नाम्बर जी से बात हुई। मैंने कहा ठीक है, मैंने पढ़ी तो है, कई बार पढ़ी है, पहले भी पढ़ी है, लेकिन आपको उनमें क्या विशेष दिखता है? इस प्रकार भी उनसे बात हुई, इस प्रकार भी उनसे बात हुई कई बार। वो मैं पूरा कर नहीं पाया, अनुवाद मैंने किए नहीं और उन पर लिखा भी नहीं। लेकिन अज्ञेय के बहुत सी कविताएं हैं, बहुत सी कविता की श्रृंखलाएं हैं, जैसा मैंने कहा सागर मुद्रा जैसे है, बात की ही है, तो उन पर लिखा जाना अवश्य अभीष्ट है। अभी जो एक टिप्पणी आई ना कि विक्षोभ से बचने की बात, तो हाँ, उसके बारे में देखिए, ऐसा है, एक साहित्य का सिद्धांत है, पश्चिम का ही है, विक्षोभ से बचाने की बात। जी बचाने की बात। हाँ, जी, बचने या बचाने, किसको बचा बचाने रहे की हैं? बात। जी, किसको बचा रहे हैं? स्वयं को बचाने की बात या क्या? खैर कोई मैं बात नहीं, कोई इनका, बात, जी मैं जी दोनों प्रकार से जवाब दूंगा, कोई बात नहीं। जी नहीं, उसमें क्या है, ये अज्ञेय ने भी इसका उल्लेख किया है कि कवि के मन में, कवि के अंतर जगत में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उन पर वश पाने के लिए कविता लिखी जाती है, या उनका निस्तार करने के लिए कविता लिखी जाती है, उनकी निष्कृति के लिए कविता लिखी जाती है, जो कैथारसिस की थ्योरी है।
ग्रीक थियरी कैथारसिस की वो इसी पर आधारित है। और कैथारसिस पाठक की और अधिक होती है और श्रोता की, क्योंकि लेखक के बारे में तो आप अनुमान ही लगा सकते हैं, पाठक तो साक्ष्य दे सकता है। इसी से मिलकर या इसी थोड़ा हटकर और मिलकर दोनों टी.एस. एलियट की जो थियरी थी इम्पर्सनैलिटी ऑफ आर्ट, उसके बारे में बहुत सुंदर व्याख्या शेखर एक जीवनी के पहले भाग की प्रस्तावना में मिलती है, क्योंकि आगे ने उदाहरण दिया है इसका, इम्पर्सनैलिटी ऑफ आर्ट, कि जो पीड़ा भोगता है, जो विक्षुब्ध है और जो रचना रचता है, उनके बीच में संबंध नहीं होना चाहिए, रचना व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, इम्पर्सनैलिटी ऑफ आर्ट। तो लेकिन अगे ने ये भी कहा है कि ये सिद्धांत मैं जानता हूं और इसके प्रति मैं आकृष्ट भी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका निर्वाह मेरे द्वारा हो नहीं पाया है। दोनों बातें उन्होंने कही। तो वो जो टिप्पणी है उनकी शुरू में ही अगे असाध्य वीणा के बहुत पहले शेखर में ही, तो वो अपनी बात अपने आप बोलती है, अपने ही शब्दों में बोलती है। विक्षोभ से बचने बचाने की जो बात है, कई लोग कहते हैं, मैंने अभी कहा ना कि कैथारसिस वाली थियरी, इम्पर्सनैलिटी वाली थियरी, इन दोनों में ये निहित है कि कभी का उद्वेग, कभी का दुख जीवन में जो है, उससे निजात पाने के लिए वो सृष्टि करता है रचना की। अब ये मनोविज्ञान से पूर्णतः ये समर्थित नहीं है। फ्रॉइड में इस प्रकार का समर्थन नहीं मिलेगा आपको। उसमें प्रक्रिया अलग तरह की है। तो इसके बारे में अनुमान तो लगाया जा सकता है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा लेखक, हमारा कवि बहुत दुखी रहे व्यक्तिगत जीवन में, तो बहुत ही अच्छी कविता लिखेगा। लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती मुझको, क्योंकि उसमें केवल अनुभव नहीं होता रचना में, उसमें कल्पना भी होती है। और कई बार अनुभव इतना सघन होता है कि उसके बारे में लिखना संभव नहीं हो पाता। ये अगे ने स्वयं कहा है, बहुत बाद में कहा है, मेरा ख्याल है 70 के दशक में कहा है, कि उनके जेल जीवन के 30 के दशक के जो अनुभव हैं, उनमें से कई तो उन्होंने लिखे, शेखर में लिखे, एक आध जगह और भी उल्लेख आता है उनका, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे भी हैं जो अब तक उनके साथ इस गहराई से, इस तीव्रता से हैं कि उनसे अलग करके अपने को, वो उनके बारे में लिखने में अपने को असमर्थ पाते हैं, उनके बारे में लिख नहीं सकते। तो जो अनुभव है, जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, उनका और सृजन का क्या संबंध है, और एक ही इकहरा संबंध नहीं है, अनेक प्रकार का संबंध हो सकता है। जी। और एक टिप्पणी आशीष त्रिपाठी जी की, जी। वे लिख रहे हैं, अज्ञेय बनाम मुक्तिबोध करके ही हिंदी अकादमियां खासकर आलोचना में अज्ञेय को खारिज किया जाता रहा, कमतर आंकने की कोशिश होती है। लेकिन आपका इस ओर ध्यान खींचना कि सफल कवि के साथ साथ सफल उपन्यासकार हो जाना महत्वपूर्ण है, इस संदर्भ में एक जरूरी और वजनदार बात है। हाँ, ये देखिए, आपने एक नया बिंदु उठाया आशीष जी। आपसे आपसे उम्मीद थी कि आप कुछ नया कहेंगे इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देखिए, ऐसा है कि जो लोग अज्ञेय और मुक्तिबोध की बात करते हैं, वो केवल एक प्रकार की कविता की बात करते हैं। और मैंने तो मुक्तिबोध के उपन्यास का नाम भी लिया। पता नहीं कितने लोग नाम लेते हैं, कितने लोग पढ़ चुके हैं, कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, पता नहीं। तो कुछ बिंदुओं को लेकर ही मुक्तिबोध की प्रशंसा होती रही है। मैं कहता हूं कि मुक्तकंठ से मैं भी मुक्तिबोध की प्रशंसा करता हूं। जब से मैंने मुक्तिबोध को पढ़ा, तब से उनके प्रति कवि के रूप में एक मोह बना हुआ है मेरे मन में। वो स्पेल बाइंडिंग जिसे कहते हैं, एक जादू सा होता है उनको पढ़ के,
और उनकी कविताएं अधिकतर अधूरी हैं, बड़ी लंबी से लंबी कविता भी अधूरी ही रह जाती है। वो एक नई तरह का शिल्प है, ये मैं मानता हूँ। मैंने उनके बहुत शुरू में अनुवाद भी किए थे कुछ उनकी कविताओं के, जो छपे भी। जब मैं उपन्यास का अनुवाद करना शुरू कर रहा था, 2 खंड तो मेरे उपन्यास के अनुवाद के भी छपे, 2 प्रसंग उन्हीं दिनों। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस सोच ही रहा था अनुवाद करने का, विपात्र का। मैंने कुछ किए भी, कुछ छपे भी। 7-7, 8-8 पृष्ठ के 2 खंड छपे भी। तो कविताओं के भी कुछ अनुवाद छपे। लेकिन मैं जो बात पहले कह रहा था वही बस दोहरा सकता हूँ कि साहित्य में सबके लिए जगह होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबके लिए जगह होनी चाहिए। और एक की तारीफ करके ये सिद्ध करने की चेष्टा कि दूसरा तो बेकार है, उन्हीं मानदंडों पर, मानदंड अलग अलग भी हो सकते हैं, तो वो थोड़ा मुझे अत्याचार लगता है। अत्याचार उस अर्थ में, अत्याचार मतलब सामान्य अर्थ में नहीं, अति हो जाती है उसमें। जी। और एक प्रतिक्रिया चंद्रकला त्रिपाठी जी की, जी, आगे निस्सीमता के मेटाफर खोजते हुए दिखते हैं प्रकृति में। बहुत सही कहा आपने चंद्रकला जी। देखिए मनुष्य का अपना जो जीवन है, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, उसमें तो सीमाएं ही सीमाएं दिखती हैं। लेकिन हम जब अपनी नजर उठा के प्रकृति की ओर देखते हैं, धरती की ओर देखते हैं, आकाश की ओर देखते हैं, तो दोनों ही निस्सीम लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रकृति प्रेमी है उसके जीवन में एक अलग आयाम है। जो निकल जाता है समाज से थोड़ी दूर कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, तो वो 2 जीवन जीता है। या जो निकल नहीं भी पाता, खिड़की से बाहर देख लेता है बीच बीच में, कंप्यूटर से ही नहीं चिपका रहता, बीच बीच में देख लेता है कि इधर से कबूतर गया, उधर से तोता गया, चील कितने ऊपर उड़ रही है। तो उससे भी निस्सीमता आती है और उससे भी एक दूसरा जगत आता है। मानव जगत की सीमाएं, उनके नीचे अगर कोई बड़ी लकीर तुरंत खींच देता है तो वो प्रकृति है। बिल्कुल सही है। और अज्ञेय में ये जो दिखता है, मुझे तो निर्मल में भी दिखता है। निर्मल का प्रकृति, वो कवि नहीं थे, कविताएं नहीं लिखी उन्होंने, लेकिन उपन्यास में जितना प्रकृति प्रेम आ सकता है, झांक जाता है। प्रकृति के लंबे लंबे वर्णन नहीं है उनमें, जो अनेक उपन्यासकारों में मिलेंगे, लेकिन प्रकृति बीच बीच में झांक जाती है, और वो भी निस्सीमता का द्योतक है। अनेक अनेक लेखक हैं जिनमें ये मिलेगा, और अनेक लेखक हैं जिनमें प्रकृति मिलेगी ही नहीं, खासकर उपन्यासकार। समाज इतना हावी है उन पर, तो सब में नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अज्ञेय की सृजनात्मकता का ये विशेष गुण है। जी, जी। एक प्रश्न और आशीष त्रिपाठी जी का। सर, आप विजय देव नारायण शाही जी के निकट रहे, उन पर लोहिया जी का प्रभाव था, बाद के दिनों में अज्ञेय जी पर था, अज्ञेय जी पर भी था संभवतः। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने शाही जी पर एक संस्मरण भी लिखा है। संस्मरण क्या, उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद का साहित्यिक सांस्कृतिक समाज, और उसमें अंग्रेजी और हिंदी के बीच में जो फांक है, या थी, अभी है। तो शाही साहब हमको पढ़ाते थे अंग्रेजी विभाग में, प्रकाश चंद्र गुप्त हमको पढ़ाते थे, और हमको पता ही नहीं था, हम पढ़ के एमए करके निकल गए, हमको पता ही नहीं था कि एक हिंदी के बड़े कवि और आलोचक हैं, और दूसरे भी हिंदी के बड़े आलोचक हैं, और दोनों मार्क्सवादी हैं। इसका पता ही नहीं चला किसी को। मैं ही अंधा नहीं था, किसी किसी छात्र को। ये लोग उसे छिपा के रखते थे, कॉफी हाउस में प्रदर्शित होता था, या अपने घर में। प्रकाश चंद्र गुप्त जी तो कभी कॉफी हाउस नहीं जाते थे, शाही साहब रोज जाते थे। तो अलग अलग दायरे थे, लोकवृत्त था जिसे कहते हैं, तो उसमें दोनों अलग ही। या इलाहाबाद की अंग्रेजियत से हम सब कितना आक्रांत थे, ये है। अंग्रेजी विभाग में बच्चन भी दब के रहे,
अंग्रेजी विभाग में एक ही दबंग था जो भारतीय भाषाओं का झंडा फहराता था, और वो थे फिराक साहब। तो बाकी लोग दामन बचा के रहे वहां। तो लोहिया का जो प्रश्न है, लोहिया के प्रति आकर्षण आगे का कब शुरू हुआ मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन आगे बड़े थे शाही से, तो लोहिया का प्रभाव जब समाज पर और हिंदी साहित्य पर पड़ना शुरू हुआ, तो आगे पर भी पड़ा। जयप्रकाश नारायण के निकट आए, जयप्रकाश नारायण का दिया हुआ काम उन्होंने संपन्न किया आगे ने। तो आशीष जी का जो अभिप्राय है वो स्पष्ट हो रहा है उनके प्रश्न से कि तरह तरह के वामपंथ भी होते हैं, तरह तरह के दक्षिण पंथ भी होते हैं, और किसी एक पर एक ठप्पा लगा देना और उनके अन्य आयामों को न देखना, अन्य पक्षों को न देखना उचित तो नहीं है, न्याय संगत तो नहीं है। जी। और चलते चलते एक निजी प्रश्न प्रोफेसर उदय भानु पांडे जी का। लिसनिंग टू यू इज अ यूनिक एक्सपीरियंस सर, हाउ डू यू रिमेम्बर सो मच इन दिस एज? आप दिस एज मतलब आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक एज आ गई है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, या मेरे सफेद बालों की ओर आपका इशारा है? दोनों में। देखिए, मैं हिंदी का आदमी हूं, मैं अंग्रेजी में बहका नहीं हूं, हमारी वाचिक परंपरा है। तो याद रहे इसके लिए पहली बात, हमारे जो यहाँ पर जो मेमोरी है उस पर भरोसा करना चाहिए। जो फोन में है, जो लैपटॉप पर है, वो अलग है, उसका भरोसा नहीं ज्यादा करना चाहिए। एक मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक है संस्कृत का, उसमें यही कहा गया है, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। तो आजकल तो खैर आजकल तो कंप्यूटर में, गूगल में, फोन में ही हस्ता मलकवत हो गया है सब ज्ञान। लेकिन अगर यहाँ रहे तो और भी बढ़िया है, हमारी अपनी मेमोरी में रहे, तभी तो उसका रहना सार्थक है। हम उसको बार बार दिन में 10 बार ढूंढे वही चीज, उससे अच्छा है कि यहाँ टिका रहे। तो पता नहीं, मतलब मुझे भी लगता है भूलने लगा हूँ, कई सालों से लग रहा है भूलने लगा हूँ। भूलने लगना स्वाभाविक है, लेकिन मेरा ख्याल है जिसमें रुचि रहती है किसी की, जिसमें रस मिलता है, वो तो याद रहता है, चाहे जो जमाना हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे जिसका हो। हाँ। एक प्रश्न पंकज बोस जी का। हरीश सर, कृपया कृपया अज्ञेय के काल चिंतन के बारे में भी कुछ बताएं। अज्ञेय के काल चिंतन के बारे में प्रश्न आपने पूछा है, बहुत ही संगत है, बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि जो मैंने कहा कि वो बौद्धिक और दार्शनिक थे, तो उसका सबसे प्रमुख पक्ष उनकी काल चिंता थी। संवत्सर का जो हमारे यहाँ अभिप्राय है उसके बारे में उनका गंभीर मनन था। और जो एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, पता नहीं अज्ञेय ने उसका कितना पल्लवन किया है या नहीं किया है, लेकिन जो सभी को पता है जिसने काल में रुचि ली है, कि हमारे यहाँ धारणा है कि काल दो प्रकार का होता है। और एक प्रकार का काल वो होता है जिसकी हम गणना कर सकते हैं, और एक प्रकार का काल वो होता है जो गणना के परे है। कई लोग कहते हैं सेक्युलर टाइम, रोमिला थापर ने सिलिंड्रिकल टाइम भी पाया है अन्य सभ्यताओं में। सेक्युलर टाइम के जो उदाहरण दिए जाते हैं वो मेरा ख्याल है बहुत ऐसे नहीं है कि उनका प्रभाव अधिक पड़े ना। सेक्युलर टाइम के जो उदाहरण अधिकतर लोग देते हैं उसके समर्थन में, वो थोड़े सतही लगते हैं मुझको। सेक्युलर टाइम का एक ही प्रमाण सबसे बड़ा मुझे लगता है, वो ये है कि जब सृष्टि का विनाश होता है तो शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, और उसके बाद पूरी सृष्टि दोबारा उसका सृजन होता है।
वो तो सेक्युलर लगता है कि बार बार ये तांडव होता है और बार बार सृष्टि दोबारा बनती है। और इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग 1820 के दशक में अंग्रेजी कविता में लॉर्ड बायरन ने किया है। वहां तक तब तक ये बात पहुंच गई थी ओरिएंटलिज्म के द्वारा। तो वो तो मुझे बहुत ही मोहक लगता है कि कोई भी चीज कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। ये मुझे आकर्षक लगता है। लेकिन जिस प्रकार के रोजमर्रा के उदाहरण सेक्युलर टाइम के बारे में, जैसे सलमान रुश्दी ने एक बार कहा कि टाइम की धारणा भारत में अलग है, क्योंकि जो कल शब्द है वो विगत कल के लिए भी है, आगामी कल के लिए भी है। अरे ये कोई चिंतन है? ये कोई मजाक भी है? ये क्या है? तो इस स्तर पर नहीं होना चाहिए। उनके काल चिंतन के बारे में, अज्ञे जी के काल चिंतन के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि वो काफी कुछ लिख गए हैं इसके बारे में, और उससे अनेक प्रस्थान बिंदु बनते हैं हमारे लिए। लेकिन आजकल ये भी है कि जो भी चिंतक, जो भी विचारक ऐसी चीजों के बारे में बात करता है और ऐसा ज्ञान उसमें है, प्रदर्शित क्या करता है, ऐसा ज्ञान उसने पचा लिया है जिसके प्रमाण 1500 वर्ष पहले के हैं, 2000 साल पहले के हैं। तो उसको तो लोग कहते हैं कि अरे दकियानूसी है, इससे हम क्या बात करें, इसका हम क्या पढ़ें। तो जब तक ये अवरोध बना रहेगा हमारे मन में, तो अज्ञे के काल चिंतन से हम ना परिचित हो पाएंगे, ना उसका लाभ मिलेगा हमें। बहुत गहन चिंतन है उनका। जी, कई प्रश्न आए और यह अच्छा ही रहा कि इसके बहाने कई और बिंदुओं पर भी चर्चा हो सकी। अभी एक और प्रश्न पंकज बोस जी का ही, क्या संवत्सर उनकी अंग्रेजी पुस्तक अ सेंस ऑफ टाइम का अनुवाद है या उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से लिखा है? इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया है कि कौन पहले आया, कितना पहले आया। लेकिन हाँ, दोनों में संबंध है और दोनों में उसी प्रकार का चिंतन है, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा मैंने कहा कि अज्ञे अंग्रेजी में चिंतन और लेखन में सर्वथा सक्षम थे, और कई बार ऐसी परिस्थिति आती थी कि उनसे व्याख्यान देने को जो कहा जाता था, तो वहां जो श्रोतागण थे उनके लिए अंग्रेजी ही उपयुक्त माध्यम थी। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी और हिंदी में उनका चिंतन बदल जाता था। ऐसा मेरे ख्याल किसी के साथ नहीं होता। मतलब कोई अपनी अपने समक्ष श्रोताओं को प्रसन्न ही करना चाहे तो दूसरी बात है, कलाबाजी खा जाए। लेकिन वैसे जो भी थोड़ी गंभीरता से चिंतन करता है, तो चिंतन तो वही रहेगा, आप जिस भी भाषा के माध्यम से प्रकट करें। लेकिन कौन पहले आया कौन बाद में, या अनुवाद तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अनुवाद वो करेगा जिसने खुद न लिखा हो। अनुवादक जो है वो तो मक्षिका स्थाने मक्षिका रख सकता है, लेकिन अगर लेखक स्वयं ही अनुवाद करेगा तो बदलता ही चलेगा, ये तो है ही। और भाषा में किसी भाषा का पाठक या श्रोता, उसके बारे में क्या धारणा बनाई जाए, ये तो सभी लोग मान के ही उसके आगे बात करते हैं। तो अंग्रेजी का पाठक और हिंदी का पाठक, उसके बारे में अलग अलग तो धारणा बननी ही चाहिए, उसी के अनुरूप लिखा जाना चाहिए। लेकिन मैंने इन दोनों की तुलना की नहीं है। पंकज जी, अगर आप कभी करें तो भेजिएगा मुझे भी। जी, एक प्रश्न परिमल तिवारी जी का, डियर प्रोफेसर हरीश, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन अज्ञे एंड निर्मल वर्मा's relationship? It is prolific that he appears in Nirmal's diaries. जी बिल्कुल सही बात है। जैसा मैंने कहा, देखिए अज्ञे का प्रभाव तो बहुत लोगों पर पड़ा, और निर्मल और अज्ञे के बारे में चर्चा हिंदी में कई कई दायरों में, सब जगह नहीं, ऐसे होती है कि जैसे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो दोनों के प्रति अन्याय है। दोनों बहुत फर्क है, बहुत अंतर है दोनों में। लेकिन आक्षेप दोनों के बारे में वही लगाए जाते हैं कि पहले बहुत अंग्रेज थे, अंग्रेजी में सोचते थे, बाद में अधिक भारतीय हो गए। अरे भाई रहम करो,
थोड़ा पढ़ो, उनको ध्यान से पढ़ो, फिर उसके बाद ऐसी बातें बोलो। बिना पढ़े इतना मोटा मोटा बोलने की, मोटी बुद्धि से बोलने से क्या फायदा, कुछ नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, किस पर आभार, किस पर उनका अज्ञे का प्रभाव किस पर नहीं पड़ा, ये कोई बताए मुझे। उसको चाहे वो स्वीकारे चाहे नकारे, अज्ञे को जो भी पढ़ेगा वो कोरा नहीं निकल आएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। अज्ञे ऐसे लेखक हैं। अब उसके बाद उनके बारे में आप जो भी कहते रहिए, उनकी प्रशंसा में या निंदा में, लेकिन वो प्रभाव अमिट है। शेखर एक जीवनी पढ़ने के बाद व्यक्ति वही नहीं रहता। नदी के द्वीप पढ़ने के बाद दृष्टि बदल जाती है संबंधों में के प्रति। और जहां तक परिवार की बात है, मानवीय संबंधों में केवल प्रेमिका और प्रेमी ही तो नहीं होते, परिवार होता है। उसमें निर्मल अज्ञे के आगे हैं, मुझे लगता है। अज्ञे ने उस प्रकार से पिता के बारे में लिखा है अवश्य, और बहन के बारे में लिखा है, लेकिन अज्ञे ने उपन्यासों में भी और अपनी कहानियों में भी, जैसे धागे, जिस प्रकार जितनी बारीकी से, जितनी सूक्ष्मता से परिवार के संबंध पकड़े हैं, वो शायद किसी और ने नहीं। लेकिन दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता ये है कि एक हमारा मनोजगत है, आंतरिक मनोजगत है, और उसको समाज से अलग करके नहीं देखना चाहिए, और समाज को भूल कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन केवल समाज ही समाज देखने से हम उसके प्रति अन्याय करते हैं। समाज का जो भी प्रभाव है वो तो अंतर जगत पर ही पड़ता है हमारे, केवल बाह्य जगत में थोड़े रहता है, अंतर जगत में भी आता है। तो इसका प्रमाण ये दोनों लेखक हैं। बाह्य और अंतर के गहन संबंध के बारे में इन दोनों लेखकों ने जितना सूक्ष्म भाव से लिखा है, उतना बहुत कम लोगों ने लिखा है। मित्रों, इस तरह से हम लोग इस कार्यक्रम के उत्तरार्ध में आ जाते हैं, और जिस तरह से आप सभी मित्रों के प्रश्न आए, उससे भी यह चर्चा, यह संवाद जीवंत हो पाया। और जिस तरह का शीर्षक हरीश जी ने रखा, बहुमुखी अज्ञे, तो मुझे लगता है कि इस विषय पर अपने वक्तव्य में त्रिवेदी साहब ने कई कई पक्षों पर विचार विमर्श किया, और कई ऐसे तत्व, कई ऐसी बातें की जिन पर हमें विचार करना चाहिए। एक और मैं इसको रख रहा हूं यहां पर, अभी मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूं। पंकज बोस जी की ही टिप्पणी है। सुरेंद्र जी की कोई एक टिप्पणी थी, उसके संबंध में, हिंदी की जातीय चेतना और औपवेशिकता पुस्तक में जो लेख है, उसी के बारे में कह रहे हैं आप। क्या आपकी जानकारी में प्रोफेसर राजकुमार के अलावा भी हिंदी में किसी ने अज्ञे के इस पक्ष पर विचार किया है? ये आपस में भी प्रश्न जी। हाँ, मैं एक बात कहूं, हाँ, कि अब जो है हमारा ये आज की शाम हमारी उत्तरार्ध में नहीं आ रही है, अब ये समाप्ति की ओर जा रही है। और मुझे भी भूख लग रही है, मैं क्या बताऊं, 9:30 हाँ, बजे मैं आए। समझ रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब अगर सुरेंद्र जी आगे, राजेंद्र किससे सुरेंद्र जी से कौन प्रश्न पूछ रहा था? सुरेंद्र जी की एक टिप्पणी आई थी हाँ, नहीं वो तो है, कि सुरेंद्र जी ने अज्ञे उसका जी उत्तर के भी, काल चिंतन पर उसका उत्तर भी, हाँ उसका उत्तर भी दिया है। और जो दिया पिछला है। प्रश्न आया, तो अगर उन दो व्यक्तियों के बीच में चर्चा हो रही है, तो आप लोग लगता है खाना खा के आए हैं, तो आप लोग अवश्य चर्चा आगे बढ़ाएं। और मुझे 2 घंटे जी बाद बिल्कुल। आप नहीं, आज अवकाश दें। और ये जो प्रश्न है काल चिंतन के बारे में, अज्ञेय का काल चिंतन, औपनिवेशिक, उत्तर औपनिवेशिक काल चिंतन, ये बड़े गहरे प्रश्न है। मैंने प्रसंगवश में कह दूं आत्मश्लाघा में कि अभी मैंने थोड़ा समय बिताया है इसके बारे में,
कि काल चिंतन बाहर और हमारे यहाँ, विदेश में और हमारे यहाँ इतिहासकारों के बीच में और साहित्यिकों के बीच में किस किस प्रकार से संपन्न किया गया है, क्या क्या बातें सामने आई हैं, और पश्चिम का काल चिंतन या कालबोध और हमारा भारत का कालबोध, इसमें जो टकराव रहा है उसके समाधान किस प्रकार ढूंढे गए हैं। विशेषतः साहित्य में तो हजारी प्रसाद जी और वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इन दोनों का इतना महत्वपूर्ण योगदान है। और इतिहास के क्षेत्र में जितने भी हमारे इतिहासकार हैं, ये इरफान हबीब, हरबंस मुखिया, इनसे नहीं, सबसे अधिक दृष्टि हमको मिलती है रोमिला थापर से। रोमिला थापर ने अभी हाल में जो पुस्तकें लिखी हैं, 2 पुस्तकें कालबोध के बारे में, उनमें उनका पहले का जो चिंतन है वो भी उन्होंने स्वयं काटा है और उसको समृद्ध किया है। तो इसलिए आपने भी भोजन नहीं किया। चलिए, एक फारसी की कहावत है, मर्ग अम्बो जश्न दारत, कि अगर सब लोग साथ साथ मरेंगे तो वो भी उत्सव होगा। तो ऐसा है, मतलब मुझे लग रहा है, ये मेरा सौभाग्य है कि इतने लोग, जिनमें से कई को मैं जानता हूँ, आशीष को जानता हूँ, पंकज को जानता हूँ और लोगों को भी जानता हूँ, तो इतने सब लोग जुटे और इन्होंने गंभीरता से सुना और भी अधिक गंभीरता से प्रश्न कर रहे हैं। और इन प्रश्नों का मैं कह रहा था ना कि ठीक है, अब तो आपसी विमर्श भी हो सकता है प्रश्नकर्ताओं में, तो वो ज्यादा अच्छा है, वो चलता रहे। लेकिन मैं क्या कहूँ, मतलब तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते तो नहीं होना चाहिए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, तो या कम से कम तुम ही खाने लगे, तो ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात कहता हूँ, कल भी मैं बोला था एक दूसरी ही सभा में, दूसरे प्लेटफॉर्म से, इस महीने पता नहीं क्या बात है, मैं 2 साल चुप रहा, सभी लोग चुप रहे, तो फिर उसके बाद इस महीने बाढ़ आ गई। 2 साहित्य उत्सवों में गया, मैं साक्षात गया वहाँ, जूम वगैरह नहीं, जयपुर में गया, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में, साहित्य अकेडमी के लिटरेरी फेस्टिवल में गया, और भी कई जगह से बुलावे थे। इस महीने में जितना बोला हूँ, कल मैं बोला अंग्रेजी के उसमें, तो कल जो प्रतिक्रिया थी आज से कम नहीं थी, लेकिन अलग प्रकार की प्रक्रिया थी, प्रतिक्रिया, अलग प्रकार के प्रश्न आए। और आज जो जिसे कहते हैं डीप इंगेजमेंट, आप लोगों ने गहरी रुचि लेके, केवल मेरे भाषण में नहीं, जो मुद्दे जिनकी चर्चा हुई उनमें आपने जो अपनी समझ और अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है, वो तो वही तो मेरा फल है यहाँ आकर बोलने का। जो मैं कहना चाहता था वो तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन अब आपने जो प्रश्न किया उससे जो चिंतन आगे बढ़ा, तो वो जिसे कहते हैं बच्चों की बर्थडे पार्टी में, वो रिटर्न गिफ्ट है मेरे लिए। तो उससे मुझे काफी हासिल हुआ, और भी चलता रहे किसी प्रकार से तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन 2 घंटे तो हो गए। बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब कि आपने समय निकाला और इतने आयामों पर चर्चा हो सकी। जाते जाते बस मैं अपने उन मित्रों के नाम ले लूं जो यहाँ जुड़े रहे, जो कार्यक्रम देखते रहे और जिनकी प्रतिक्रियाएं हमें मिली। बाल कीर्ति, उदय भानु पांडे जी, सरोज कौशिक, सीमांकन यादव, किरण कुमार मोदक, ओम प्रकाश मिश्र, सूर्यनाथ सिंह, शैली त्रिपाठी, अनिल विभाकर जी, राकेश दीवान जी, कुंदन सिद्धार्थ, शिवदयाल जी, पूनम अरोड़ा, अंशुमति, विनोद दास जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी, सुरेंद्र कुमार मिश्र, हरि भटनागर जी, नासरा शर्मा जी, सिद्धार्थ सेतिया जी, विजया सती, बलराम गुमास्ता जी,
आशीष त्रिपाठी, राज नारायण सिंह जी, बिंदु जी, महेश शर्मा जी, सुधा अरोड़ा जी, जयश्री पुरवार, महिमा श्री, बंकिम जी, भागचंद गुर्जर जी, अनु कुमारी, अनुशितांश जी, विवेक मिश्र जी। तो अलग अलग विधाओं के लोग, अलग अलग अनुशासनों के लोग और तमाम लेखक गण और कई प्राध्यापक गण आज इस कार्यक्रम में जुड़ सके। आप सभी लोगों का हार्दिक आभार और डॉक्टर साहब एक बार पुनः आपका शुक्रिया। मेरा भी आप सभी को आभार, अर्पण जी आपको और इतने श्रोताओं को। अगर आपने पहले ही सूची पढ़ दी होती तो मेरा बुरा हाल हो जाता। मुझे लगता कि मैं इनके सामने क्या बोलूं। बहुत धन्यवाद आप सबको। जी जी पर यह एकाग्र जारी है। अगली कड़ी में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।